पहले तो इसके दो क्लासिफिकेशन याद करो, एक हो जाएगा ग्रेनुलोसाइट, एक हो जाएगा एक ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट के बेसिकली तुम्हारे तीन टाइप, कौन कौन से हो जाएंगे, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और साथ ही साथ में बेसोफिल्स। साथ ही साथ में यहां से आ जाएगा एक ग्रेनुलोसाइट। एक ग्रेनुलोसाइट से तुम्हारे दो टाइप, एक हो जाएगा मोनोसाइट, एक हो जाएगा लिम्फोसाइट। क्लियर, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। स्टेम सेल से ये दो टाइप के सेल्स में पहले डिवाइड होता है। फिर ये जो साइट है इसमें से पहले नंबर भागो, पहले नंबर पे सीधा, ठीक है। स्टेम सेल से तुम्हारा क्या गया, मेगा कैरियोब्लास्ट। क्या हुआ है, मेगा कैरियोब्लास्ट। मेगा कैरियोब्लास्ट से क्या बनेगा यहाँ पे, मेगा कैरियोसाइट। और मेगा कैरियोसाइट जो रहता है, देख लो यहाँ से छोटे छोटे पार्ट बाहर निकल के आ रहे हैं, यही फिर फ्रेगमेंट के फॉर्म में टूटना चालू होता है और फाइनली क्या बनाते हैं, प्लेटलेट्स बनाते हैं। तो ये मेगा कैरियोब्लास्ट, मेगा कैरियोसाइट, प्लेटलेट्स। तो इतने डिटेल तुम्हारे बुक में नहीं दिया हुआ, सिर्फ एक नाम दिया हुआ, मेगा कैरियोसाइट से फॉर्मेशन होता है प्लेटलेट्स का। अगर ये बी टाइप एंटीजन बनाया हुआ है तो ये बी टाइप के एंटीजन को ही एंटीबॉडी जो है वो एंट्री देगा, और ये एंटीबॉडी ए लिखा है मतलब ये ए टाइप को खत्म करने वाला होगा, उसको एंट्री नहीं देने वाला। यहाँ पे एंटीबॉडी बी लिखा हुआ है तो ये बी टाइप को रोकने वाला होगा, उसको एंट्री नहीं देने वाला। और ओ टाइप जो है ये तुम्हारा सैलेड है भाई, वो सैलेड तुम्हारा वेज नॉन वेज कुछ भी हो सब में चलता है, तो इसलिए सब के साथ में एंट्री मारा हुआ है कौन, ओ ब्लड को। ठीक, क्लियर है। चलो तो कल वाले क्लास को कंटिन्यू किया जाए। ठीक, कल हम लोगों ने अपना ह्यूमन फिजियोलॉजी का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, जो कि तुम्हारा बेसिकली सर्कुलेशन, ठीक है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन से होने वाला है, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन ये चैप्टर का नाम था, ठीक है। कल हम लोगों ने आरबीसी का तक का डिटेल किया हुआ है, आज हम लोग डब्ल्यूबीसी से स्टार्ट करेंगे। क्लियर, आज हम लोग डब्ल्यूबीसी से स्टार्ट करने वाले हैं। कोशिश करते हैं डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और उसके बाद में कम से कम में ब्लड के जो तुम्हारे टाइप्स होते हैं, ठीक है, ब्लड टाइप्स, उसको हम लोग देख लेंगे। ए टाइप मतलब ए टाइप का है, बी टाइप का है, ए बी टाइप का है, ओ टाइप का है, ठीक है। उसमें कुछ कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग एलिमेंट्स हैं, जैसे एंटीजन क्या होता है, क्या बोलना चाहिए, एंटीबॉडी क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में पहले तुम्हारे माइंड पे क्लैरिटी आना चाहिए, तब जाकर के फिर उसका जो कंफ्यूजन रहता है ये दूर होता है, ठीक है। तो आज हम लोग उन सारे कंफ्यूजन को भी दूर करेंगे और साथ ही साथ में जितने उसके पहले के टॉपिक से कोशिश करते हैं कि ये खत्म हो जाए, हालांकि बहुत ज्यादा तो है नहीं वैसे भी, लेकिन जितने भी हैं कोशिश करेंगे आज के आज ही वो खत्म हो जाए, ठीक है। चलो भाई ठीक है, तो नेक्स्ट आज के लिए हेडिंग लगाओ डब्ल्यूबीसी। बेसिकली कल वाले क्लास में मैंने तुमको डब्ल्यूबीसी स्टार्ट कर दिया था, ठीक है, डब्ल्यूबीसी मैंने स्टार्ट कर दिया था, बस हम लोगों ने बस उसका सिर्फ बेसिक एलिमेंट ही लिखा हुआ था ना, उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस किए हुए थे और ना ही उसके बारे में हम लोगों ने डिटेलिंग सॉरी लिखा हुआ था। तो चलो ठीक है, फिर स्टार्टिंग से इसको निपटाया जाए। डब्ल्यूबीसी क्लियर, बेसिकली इसका नंबर हम लोगों ने देखा हुआ था, इसको हम लोग बोलते हैं ल्यूकोसाइट, ठीक है, ल्यूकोसाइट। क्लियर, कल जो हम लोगों ने इसका नंबर देखा हुआ था ये हो जाएगा 6000 से लेकर के 8000 पर एम एम क्यूब। हाँ, एक चीज और, कल वाले क्लास में जो था वो एक्चुअली में हुआ क्या कि ऑफलाइन वालों का टाइमिंग और तुम्हारा टाइमिंग थोड़ा सा मिसमैच हो गया, मतलब कि सेम टाइम पे हो गया। एक्चुअली में मैंने उनको मैसेज किया हुआ था तुम्हारे क्लास के 1 घंटे के बाद में, बट टाइपिंग के टाइम पे में भी कुछ मिस्टेक हुआ रहे, एरर हुआ रहे मेरे से ही, तो टाइमिंग जो था वो तुम्हारे टाइम पे शेड्यूल हो गया था, तो इसी वजह से कल तुम्हारे क्लास के साथ साथ कुछ ऑफलाइन वाले बैच भी आ गए थे। क्लियर, तो इसी वजह से बीच में हल्का फुल्का डिस्टर्बेंस हुआ था, तो जिसकी वजह से मैंने ये कल क्या बोलना चाहिए 100 ml पे ले लिया था। क्लियर, ये एमएम क्यूब होता है, हालांकि डब्ल्यूबीसी वाला लिखने के टाइम पे मैंने उसको सुधार दिया था, बट उसको एमएम क्यूब लेना, ठीक है। क्लियर, ऊपर 100 ml नहीं यूज करना यहाँ पे तुम। क्लियर है, ठीक है। चलो भाई, तो यहां से डब्ल्यूबीसी जो रहेगा ये तुम्हारा 6000 से 8000 तक होता है, ये तुम्हारा न्यूक्लिएटेड होता है, ये न्यूक्लिएटेड होता है। क्लियर, और बेसिकली इसका और बात करो तो इसका फॉर्मेशन कहां पे हो जाएगा, जाहिर सी बात है इसका फॉर्मेशन भी तुम्हारा बोन मैरो में ही होता है, तो फॉर्मेशन बोन मैरो। क्लियर, कल इतने डिटेल हम लोगों ने लिखा हुआ था। अब आज हम लोग इसके बेसिक जो टाइप्स हैं उनको देखो, इसके टाइप्स में अच्छे खासे कंटेंट होते हैं, ठीक, और इसके जो टाइप्स आने वाले रहेंगे वो तुमको अभी क्लास 11 के आगे के चैप्टर्स में और साथ ही साथ क्लास 12 में तो पूरा इसका चैप्टर ही है, मतलब चैप्टर बोलने का तो पूरा टॉपिक है। क्लियर, तो जिसमें कि तुम्हारे इसके डिफरेंट टाइप के सेल्स का यूज करने वाले रहेंगे, उनका क्या फंक्शन होता है, वो सारा कुछ हम लोग को 12th में देखना है और आने वाले चैप्टर्स में भी देखने हैं। तो इसी वजह से जितने बेसिक एलिमेंट्स अभी तुमको यहाँ पे करवाए जाए, सारे के सारे बेसिक एलिमेंट्स को प्रॉपरली लर्न कर लेना। एक तो जितना समझने के लिए है वो तो समझ ही लेंगे, फिर जो लर्न करने वाले एलिमेंट्स है, जो लर्निंग पार्ट होने वाला होगा उसको किसी भी हाल में लर्न कर ही लेना, ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारे आगे आने वाले चैप्टर्स में भी यूज होगा और साथ ही साथ में क्लास 12 के लिए तो इंपॉर्टेंट है। क्लियर, और पूरा 11th क्लास 12 के लिए इंपॉर्टेंट है, ये मैंने तुमको पहले भी बता दिया है। सारे फैक्ट्स जो है सारे तुम्हारे क्या बोलना चाहिए
टर्म्स जो है वो तुमको क्लास 11 में देखने हैं, क्लास 12 पहुंचने के बाद इन सभी एलिमेंट्स के टर्म्स के तुमको वहां पे यूज करने हैं। क्लियर क्लियर। तो 11th का कोशिश करो कि एक भी एलिमेंट तुम्हारा बायो का ना छूटे। हाँ, फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है उनके एलिमेंट्स छूटेंगे अभी भी, तो भी तुम्हारा क्लास 12 का काम चल जाएगा। क्लियर। वो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो उसको तुमको दिमाग में बैठाना है वो अलग है, उसको छोड़ो। इन केस ऑफ तुमसे 11th और 11th के फिजिक्स केमिस्ट्री के कुछ पार्ट्स छूट भी जाते हैं तो भी तुम्हारा काम चल जाएगा। क्लियर। लेकिन बायो का एक भी चैप्टर छोड़ दोगे कोई काम कर, मतलब आगे में तुमको बहुत ज्यादा यूज होना है, एक तो आगे के चैप्टर्स में भी और साथ ही साथ में क्लास 12 में भी। ठीक, चलो तो ये हो गया तुम्हारा डब्ल्यूबीसी, इतना हम लोगों ने लिखा हुआ था। नेक्स्ट इसके टाइप्स के बारे में डील करने वाले हैं। तो एक काम करते हैं, मैं एक ही फ्लो डायग्राम में सारे टाइप्स को मैं यहां पे बता दे रहा हूं, उनसे रिलेटेड जितने भी कंटेंट्स हम लोग को देखने हैं मैं यहीं पे एक ही जगह पे लिख दूंगा, तो एक सेपरेट प्लेस पे तुम्हारे सारे डिटेलिंग डब्ल्यूबीसी से रिलेटेड आ जाएंगे। आ गया ये समझ में? तुम ऐसे लैंडस्केप मोड पे बनाना। क्लियर। मतलब कॉपी को ऐसे टेढ़ा कर लो, नया पेज ले लो और ऐसे लैंडस्केप मोड पे कॉपी ले आओ और उस बेसिस पे तुम क्या करोगे, यहाँ पे अपना टेबल बनाओ। टेबल का फ्लो डायग्राम बनाना है। क्लियर। तो पहले मैं यहाँ पे जो फ्लो डायग्राम बना रहा हूं उसको प्रॉपरली ऑब्जर्व करो, सारे के सारे चीजों को देखो, मेरे साथ साथ ना बनाओ, पहले देखो, मैं समझाऊंगा जितना उसको पहले समझ लो, उसके बाद फिर बकायदा टाइम दिया जाएगा, एक 1 बाय 1 नोट डाउन कर लेना। क्लियर है? ठीक है, चलो भाई ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। ठीक, तो बेसिकली इसके दो टाइप्स होते हैं, कल ये टाइप्स भी मैंने तुमको बता दिया था। एक हो जाएगा तुम्हारा, अच्छा लिखो पूरा ही लिखो, ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट्स। ठीक, क्या थोड़ा सा स्पेस बना करके लिखना पड़ेगा, 5 के 5 टाइप्स यहीं पे आने चाहिए। क्लियर है? तो हैंडराइटिंग अगर थोड़ा सा छोटा दिखे तुमको या स्क्रीन पे प्रॉपरली विजिबल ना हो तो भाई चैट पे बता देना, उसको मैं जूम करके फिर दिखाऊंगा, क्योंकि पांचों टाइप्स को मेरे को यहीं एक ही जगह पे बनाना है। क्लियर। तो इसके लिए स्पेस का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, देखते हैं, अगर नहीं होगा तो फिर जो दो टाइप्स आगे के रहेंगे उसको हम लोग नेक्स्ट में देख लेंगे। ठीक है, बाकी आ जाना चाहिए। चलो, तो सबसे पहले में हम लोग इसमें से एक टाइप जो आ रहा है इसको हम लोग बोल रहे हैं ग्रेन्युलोसाइट्स। क्लियर। और सेकंड टाइप जो इसमें से आ जाएगा ये हो जाएगा ए ग्रेन्युलोसाइट्स। क्लियर। एक हो जाएगा यहां से ग्रेन्युलोसाइट्स, एक हो जाएगा यहां से ए ग्रेन्युलोसाइट्स। जाहिर सी बात, ग्रेन्युलोसाइट्स बोल रहे मतलब इनके पास में ग्रेन्यूल्स होंगे। ठीक है, तो ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट, बस उतना ही लिखो। ग्रेन्यूल्स के बारे में हम लोग को बेसिकली बहुत ज्यादा डिटेल देखना है नहीं, क्योंकि तुम्हारा सिलेबस ग्रेन्यूल्स को कवर नहीं करता। बस इतना भेजे में बिठा लो कि जितने भी ग्रेन्युलोसाइट्स वाले तुम्हारे डब्ल्यूबीसी होने वाले रहेंगे उनमें जो ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। बस इतना दिमाग में बिठाओ, बाकी इससे ज्यादा डिटेल और तुम लोग को इसमें से नहीं देखने का है। ठीक है, तो ग्रेन्युलोसाइट्स में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट। क्लियर। एक ग्रेन्युलोसाइट में क्या हो जाएगा, ग्रेन्यूल्स एब्सेंट। क्लियर। इसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उसमें ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं। इसको ग्रेन्युलोसाइट बोला जाएगा, उसको एक ग्रेन्युलोसाइट बोला जाएगा। हो सके तो सारे एलिमेंट यहीं पे याद कर लो क्लास में, क्योंकि भाई घर में बैठोगे तो घर का याद करना फिर वो छूट जाता है। आ रहा समझ में? आधे चीजें तो वैसे भी दिमाग से उतर जाएंगे तुम्हारे रिपीट करने के टाइम पे, तो उससे बढ़िया है कि सारे एलिमेंट्स, मैं तो हर क्लास में यही कोशिश करता हूं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम एलिमेंट तुम्हारे भेजे में जाए सीधा। क्लियर। तो ग्रेन्युलोसाइट हो गया, एक हो जाएगा एक ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट के बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं। ठीक, ठीक है, इसके 3 टाइप्स होंगे और एक ग्रेन्युलोसाइट्स के भी तुम्हारे बेसिकली 2 टाइप्स ही होते हैं। तो टोटल हो जाएगा कितना, 5। ठीक, अब इसके टाइप्स को पहले याद करो, फिर इसके जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे। तो जैसे ग्रेन्युलोसाइट्स की बात करें तो ग्रेन्युलोसाइट्स के बेसिकली 3 पॉइंट्स होते हैं, एक सॉरी 3 टाइप्स होते हैं। एक को बोलेंगे हम लोग न्यूट्रोफिल्स,
क्लियर। एक को बोलेंगे न्यूट्रोफिल्स, एक को हम लोग बोलेंगे इओसिनोफिल। इओसिनोफिल्स, ठीक है। तो ये जो इओसिनोफिल्स रहता है बेसिकली इसी को हम लोग एसिडोफिल्स भी बोलते हैं, ठीक है, एसिडोफिल्स। क्लियर, एसिडोफिल भी बोलते हैं। तो एसिडोफिल बोलने का भी इसका एक सिग्निफिकेंस है, मतलब उसका एक मतलब है। एसिडोफिल बोलने का मतलब इओसिन, इओसिनोफिल जो है ये तुम्हारे एसिड, एक एसिड आता है इओसिन, इओसिन एसिड होता है, ठीक है। तो इओसिन एसिड से ही ये स्टेन होता है। तो इओसिन एसिड से स्टेन होने की वजह से इसको हम लोग एसिडोफिल भी बोलते हैं, एसिडोफिल भी बोलते हैं, क्योंकि ये इओसिन एसिड जो रहता है वो एक डाई है। क्लियर। और स्टेन का प्रोसीजर तो अब तुमको बताने का कोई रिक्वायरमेंट होगा नहीं, बेसिकली कलर लगाना उस पर, ठीक है। तो कलर लग, इस पे वही इस पे कौन सा कलर लगने वाला होगा, इओसिन का, इओसिन का। क्लियर, इओसिन एसिड होगा। क्लियर है, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा इओसिनोफिल। नेक्स्ट न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, एक आ जाएगा बेसोफिल्स। क्लियर है इतना। उसके बाद एक ग्रेन्युलोसाइट के तुम्हारे दो टाइप्स, एक आ जाएगा यहां से, एक आ जाएगा यहां से मोनोसाइट। क्लियर। और एक आ जाएगा यहां से तुम्हारा सॉरी लिम्फोसाइट। एक आ जाएगा मोनोसाइट, एक आ जाएगा तुम्हारा लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स के बारे में तुम लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, हल्का फुल्का, ज्यादा तो डिटेल वहां पे भी नहीं था, बट जो हार्मोन्स वाले चैप्टर में तुम लोगों ने कवर किया हुआ रहेगा। ये जो लिम्फोसाइट्स रहता है वहां पे टी लिम्फोसाइट करके आया हुआ रहेगा एक, ठीक है। तो ये इसके बेसिकली तुम्हारे दो टाइप्स मिलते हैं, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, उसके बारे में भी डिटेल देखेंगे। लेकिन पहले इनके सारे डिटेल हम लोग देख लेते हैं वन बाई वन। तो जैसे यहाँ पे तुम्हारे टोटल 5 टाइप से क्या आ गए, डब्ल्यूबीसी के टाइप। पहले तो इसके दो क्लासिफिकेशन याद करो, एक तो हो जाएगा ग्रेन्युलोसाइट, एक हो जाएगा एक ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट के बेसिकली तुम्हारे 3 टाइप्स कौन कौन से हो जाएंगे, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और साथ ही साथ में बेसोफिल्स। साथ ही साथ में यहां से आ जाएगा एक ग्रेन्युलोसाइट्स। एक ग्रेन्युलोसाइट्स के तुम्हारे दो टाइप्स, एक हो जाएगा मोनोसाइट, एक हो जाएगा लिम्फोसाइट। क्लियर, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट याद करो, साथ ही साथ में याद करो। यहाँ पे टोटल 3 है, यहाँ पे कितने हैं, 2। क्या क्या है यहाँ पे, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल। न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल। क्लियर। इओसिनोफिल को एसिडोफिल भी बोला जाता है। इओसिन नाम याद रखे रहना है। इओसिन वो डाई होता है, वो एसिडिक डाई होता है जिससे कि जिसका स्टेन इओसिनोफिल पे लगने वाला होगा। क्लियर। तो इस हिसाब से ये तुम्हारे टोटल 5, दो डिफरेंट टाइप्स के 5 टाइप्स और हो जाएंगे। क्लियर है, क्लियर। ग्रेनुलोसाइट्स के टोटल 3 टाइप्स, एक ग्रेनुलोसाइट्स के टोटल 2 टाइप्स। आगे इतना समझ में। अब हम लोग क्योंकि डब्ल्यूबीसी का हम लोगों ने देखा हुआ था नंबर, ये कितना प्रेजेंट होता है, 6000 से लेकर के 8000 पर mm³ ये प्रेजेंट होता है। अब इस बेसिस पे हम लोगों को क्या करना है, इनके परसेंटेज कंपोजिशन देखना है, ठीक है। तो सबसे एक काम करते हैं, मैं सारे के सारे डिटेलिंग को यहां पे लिख रहा हूं और इनका डिटेलिंग इनके नीचे में लिखते हुए चल रहा हूं, तुम ध्यान देना। अच्छा एक काम करता हूं मैं इसको पहले बॉक्स बना देता हूं, वेट, नहीं तो सारा कुछ हौच पौच हो जाता है फिर। वेट वेट, ठीक है, क्लियर। हाँ अब ये क्लियर विजिबल होगा। चलो भाई, तो न्यूट्रोफिल्स हो गया, इओसिनोफिल्स हो गया, बेसोफिल्स हो गया, मोनोसाइट्स, और यहां से आ जाएगा लिम्फोसाइट। क्लियर। हाँ ठीक। अब देखो, सबसे पहले में हम लोग इधर लिखेंगे परसेंटेज कॉम्पोजिशन। सबसे पहले नंबर पे हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे परसेंटेज कॉम्पोजिशन, कौन कौन सा कितने कितने परसेंटेज में अवेलेबल होता है, ध्यान देते हुए। हाँ एक चीज और, इसका इओसिन जो मैंने नाम लिखवाया था ना, उसको चुपचाप लिख लो कहीं कोने में, यहीं से एक एरो ले लो और इओसिन, इओसिन एसिड को लिख लो कि ये जो इओसिनोफिल है ये तुम्हारा इओसिन एसिड से स्टेन होता है, इसी वजह से इसको एसिडोफिल भी बोला जा रहा है। ये कहीं किसी कोने में लिख लो, यूज होगा आगे में कहीं ना कहीं पे, ठीक है। परसेंटेज कॉम्पोजिशन की बात करें तो कौन कौन सा कितने कितने परसेंटेज में अवेलेबल है, इतने में से। क्लियर, इतने में से। तो हालांकि वो उतने में से हो चाहे कितने में से हो, डब्ल्यूबीसी के टाइप से हम लोग को देखना है, मतलब उसी का परसेंटेज कॉम्पोजिशन देखना है। तो बेसिकली इनका जो परसेंटेज कॉम्पोजिशन है, ध्यान देना, न्यूट्रोफिल जो रहता है तुम्हारा 60 से लेकर के 65% रहेगा। इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार, क्योंकि परसेंटेज मैंने तुमको कल भी बता दिया था, परसेंटेज से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो परसेंटेज को तो एनी हाउ लर्न करो, एनी हाउ। क्लियर, इसके बिना तुम्हारा काम चलेगा ही नहीं। 60 से 65% ये हो जाएगा। इओसिनोफिल अभी आ रहा है,
या चलो इधर से चलते हैं, 2 से लेकर के 3%। क्लियर। बेसोफिल जो रहता है ये तुम्हारा आ जाएगा 0.5 से लेकर के 1%। क्लियर। मोनोसाइट जो रहता है ये तुम्हारा आ जाएगा 6 से लेकर के 8%। क्लियर। और लिम्फोसाइट जो है ये तुम्हारा देखने के लिए मिल जाएगा 20 से लेकर के 25%, 20 से लेकर के 25%। क्लियर। क्लियर। तो ये हो जाएंगे बेसिकली इनके परसेंटेज कॉम्पोजिशन। कितने कितने हैं, 60 से लेकर के 65, 2 to 3, 0.5 to 1, ये हो जाएगा 6 to 8, और वो हो जाएगा कितना 20 से लेकर के 25। तो ये हो जाएंगे इनके परसेंटेज कॉम्पोजिशन। इसको एक सेकंड भाई, एक सेकंड रुको, आंख में कुछ कचरा वचरा चला गया, वेट। लाइट की वजह से यहाँ पे इतने छोटे छोटे कीड़े भी उड़ते हैं। हाँ तो ठीक है, कहां पे थे हम लोग, परसेंटेज कॉम्पोजिशन पे। तो ये परसेंटेज कॉम्पोजिशन को याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका बता रहा हूं, जैसे मैंने याद किया हुआ है उसी हिसाब से तुम भी याद कर लिया करो। 60 से 65 है तो इसका याद रखो, 20 से 25 उसका याद रखो। पहले बड़े बड़े दोनों का याद रखो जिनके परसेंटेज कॉम्पोजिशन ज्यादा है, ठीक है। 60 से 65 ये हो गया, 20 से 25 वो हो गया। उसके बाद बीच से स्टार्ट करो, ये 2 से 3 हो जाएगा, 2 से 3 ये हो जाएगा, और सबसे लीस्ट में प्रेजेंट होता है बेसोफिल, तो इसको याद रखना है 0.5 से लेकर के 1। बचा हुआ है तुम्हारा 6 to 8, 6 to 8 इसको अलॉट कर देना। फिर ये मैंने अपने तरीके से याद किया हुआ, अब तुम्हारा इच्छा है, तुम जैसे भी याद करना चाहो कर सकते हो, लेकिन याद करना ही है, छोड़ नहीं सकते। परसेंटेज कॉम्पोजिशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, पहले नंबर पे तो इसका आ गया परसेंटेज कॉम्पोजिशन। सेकंड, साइट ऑफ फॉर्मेशन। साइट ऑफ फॉर्मेशन सारे के सारे तुम्हारे कहां पे बनने वाले रहेंगे, बोन मैरो में सीधा, ठीक है। तो एक काम करो, कैसे लिखें भाई, सभी के लिए एक ही चिपका दो, बोन मैरो। क्लियर, सभी के लिए आ जाएगा बोन मैरो पूरा। ये आ गया होगा ये समझ में, ठीक है। तो ये बेसिकली तुम्हारे 2 पॉइंट्स हो गए। इसके बाद में फिर हम लोग को देखना है इनके न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस के बारे में भी अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है, क्लियर। तो ये जो तुम्हारे सेल्स होंगे इनका बेसिकली तुम्हारा स्ट्रक्चर कैसे होगा, उसका न्यूक्लियस कैसे होगा, ये हम लोग को देखना है। एक काम करना, ठीक है, मैं यहाँ पे सारा कुछ तो आएगा नहीं, फंक्शंस को मेरे को अलग ही पेज में ही लिखना पड़ेगा। मैंने तुमको टेबल बनवा दिया यहीं पे, तुम सारे फंक्शंस वहीं पे लिखोगे, तुम्हारे पास स्पेस है, यहाँ पे स्पेस नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये 1-2 पॉइंट्स हो गया। तीसरे नंबर पे हम लोग क्या देख रहे हैं, इसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, ठीक है, बेसिकली न्यूक्लियस के बारे में देखेंगे। तो ध्यान दो, सबसे पहले तो सेल ही बना लेते हैं। इसका आ जाएगा ये सेल, दो, 3, और ये हो गया 5। क्लियर। तो ये 5 टाइप के जो सेल्स यहां से आए हुए हैं, अब इनका डिटेल हम लोग को देखना है। इनके बेसिकली न्यूक्लियस के बारे में, सेल के बारे में क्या देखोगे, तो गोले गोले दिख ही रहा है 5 तुमको। इसके बाद इनके जो न्यूक्लियस है वो इंपॉर्टेंट है, उनके शेप क्या होते हैं, क्लियर, उनके शेप क्या होते हैं, ये जनरली पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो यहां से ध्यान दो, सबसे पहले में तो हम लोग देखते हैं ये क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ये न्यूट्रोफिल्स। तो न्यूट्रोफिल्स जो रहता है बेसिकली इसके जो तुम्हारे सेल के न्यूक्लियस होने वाले रहेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं मल्टी लोब्ड। मल्टी लोब्ड बेसिकली 3 से लेकर के 5 लोब इसमें प्रेजेंट होते हैं। लोब मतलब अलग अलग सेक्शन मान करके चलो, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं मल्टी लोब्ड। मल्टी लोब, ध्यान देना, मल्टी लोब्ड, बाई लोब्ड, ये सब एक एक करके डील करेंगे। मल्टी लोब्ड बोलने का मतलब जिसमें 3 से लेकर के 5 सेक्शंस में वो डिवाइडेड रहेगा। फिर ये दोनों जो रहेंगे बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं बाई लोब। अच्छा चलो लिखते हैं, फिर समझ में आएगा, ऐसे ही बोलते चलूंगा तो आधा चीज भेजे से उतर जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मल्टी लोब। तो इसका जो सेल बनता है, इसका जो न्यूक्लियस बनता है, ये इस टाइप से तुम्हारा अपीयर, क्लियर, इस टाइप से इसका न्यूक्लियस अपीयर होगा, मल्टी लोब्ड है। और साथ ही साथ में इसका जो न्यूक्लियाई होता है ये तुम्हारे अलग अलग मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर में देखने के लिए मिलता है, क्लियर। तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर लिम्फोसाइट, सॉरी ल्यूकोसाइट। क्या बोलेंगे इसको, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, ठीक है। नाम लिखते हैं, ध्यान देना एक एक करके। सबसे पहले मैं
ये जो तुम्हारे न्यूक्लियाई है ये क्या हो जाएंगे, मल्टी लोब्ड न्यूक्लियाई। मल्टी लोब्ड न्यूक्लियाई, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखो पूरा, मत लिखना पूरा, छोड़ना कुछ भी मत। समझ में आ रहा है, क्योंकि तुमको इस फॉर्मेट में बुक में नहीं मिलने वाला, और सेपरेट करके पढ़ोगे तभी भेजे में जाएगा। बुक में सभी चीजों को एक ही पैराग्राफ में कंजस्टेड वे में लिखा हुआ रहता है, आधे चीजें वैसे भी दिमाग में नहीं आते। क्लियर? तो मैं बेसिकली यहाँ पे सेपरेटली इसीलिए पढ़ाता हूं तो ताकि भेजे में कुछ जाए। आ रहा बात समझ में? चलो, अभी भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ, पूरा क्लैरिटी है। चलो, तो यहां से मल्टीलोब्ड न्यूक्लियाई हो गया, इसको इसके न्यूक्लियस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। क्लियर? पॉलीमॉर्फो, मॉर्फोलॉजी से आ जाएगा, न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस से आ गया, और पॉली का मतलब बहुत सारे। ठीक है, तो मल्टीलोब न्यूक्लियाई जो यहाँ पे लिखे हुए हैं बेसिकली इसमें लिख लो 3 to 5 लोब्स प्रेजेंट। यहां से ये क्या जाएगा, 3 to 5 लोब्स। 3 to 5 लोब्स ये हो गया, ये तो समझ में आ चुका रहेगा। नेक्स्ट ये देखो, इसका जो तुम्हारा न्यूक्लियाई होता है ये एक तरीके से जो हम लोग हेडफोन पहनते हैं ना, हेडफोन उस शेप में रहता है। बेसिकली इसके तुम्हारे 2 से लेकर के 3 लोब मिलते हैं, 2 से लेकर के 3 लोब। तो जनरली इसको हम लोग बाई लोब्ड में कंसिडर करते हैं। ठीक है, जनरली इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाई लोब्ड बोलेंगे। ये इस टाइप से हेडफोन शेप में देखने के लिए मिलेगा, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, बाई लोब्ड। आजा भाई, देखो ये क्या हो जाएगा, बाई लोब्ड। क्लियर? और ये बाई लोब्ड हो गया। बेसिकली 2 से लेकर के 3 लोब इसमें प्रेजेंट होते हैं, लेकिन 3 वाला जो रहता है उसका एग्जिस्टेंस बहुत कम होता है, जिसकी वजह से मैक्सिमम स्टेट में तुमको इसका बाई लोब्ड कंडीशन देखने के लिए मिलता है, इसीलिए इसको भी हम लोग क्या बोल रहे हैं, बाई लोब्ड। तो इसके जनरली 2 to 3 लोब्स। ये जो तीसरा लोब बनता है वो तुम्हारे एक ही पार्ट को 2 बार सेपरेट करके बनता है, तो इसी वजह से इसको बाई लोब्ड बोल दिया जाता है। चाहे बाई लोब्ड लिख लो चाहे ना लिखो तो भी काम चल जाएगा, लेकिन इसको बाई लोब्ड और इसको मल्टी लोब्ड लिखना ही लिखना है। 2 to 3 लोब्स। क्लियर? शेप इसका कैसे हो जाएगा, हेडफोन शेप। क्लियर? नेक्स्ट, इसका जो न्यूक्लियाई रहता है ये बेसिकली तुमको एस शेप में देखने के लिए मिलेगा। इसमें भी तुमको 2 लोब्स दिख रहा है, तो ये जो 2 लोब्स दिख रहा है इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, बाई लोब, बाई लोब न्यूक्लियाई। ये भी क्या हो जाएगा, बाई लोब्ड न्यूक्लियाई। इसका शेप कैसा है बोलोगे तो ये एस शेप में होता है, एस शेप। इसका शेप कैसे हो जाएगा, एस शेप। क्लियर? क्लियर? नेक्स्ट, यहां पे जो हम लोगों का क्या आया हुआ है, मोनोसाइट। मोनोसाइट इसका न्यूक्लियाई सबसे बड़ा होता है, लार्जेस्ट न्यूक्लियाई इसमें देखने के लिए मिलेगा। तो इसके न्यूक्लियाई का जो शेप रहता है ये तुम्हारा बीन शेप्ड में आएगा, मतलब किडनी जो रहता है ना, किडनी, किडनी शेप में। ऐसे बना लो भाई, ऐसे बना लो, बिन। ठीक, तो ये आ जाएगा तुम्हारा लार्जेस्ट न्यूक्लिया एक होने वाला रहेगा आउट ऑफ दिस 5। साथ ही साथ में ये तुम्हारा क्या होगा, बिन शेप। क्लियर? लिखो बिन, या फिर इसी को हम लोग किडनी भी बोल लेंगे। बिन या फिर किडनी शेप। साथ ही साथ में ये तो बिन शेप हो गया, और साथ ही साथ में ये जो रहता है तुम्हारा ये लार्जेस्ट न्यूक्लियस होता है। ये हो जाएगा लार्जेस्ट न्यूक्लियस। क्लियर? इसका ज्यादा कुछ मतलब कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, सीधा सीधा इसका जो क्या बोलना चाहिए, न्यूक्लियाई होता है, या इसका जो न्यूक्लियस रहता है ये तुम्हारा राउंड शेप में देखने के लिए मिलेगा, बस। क्लियर? इसका न्यूक्लियस कैसे देखने के लिए मिलने वाला होगा, राउंड शेप में। ठीक है, तो राउंड शेप्ड न्यूक्लियस।
राउंड शेप न्यूक्लियस। आ गया होगा ये समझ में? तो देखो अच्छा दिख रहा है भाई, पूरे स्क्रीन में तो तुमको भरा भरा दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। एक ही जगह पे सारी चीजें कलेक्ट होकर के आ गया, वो भी सेपरेट सेपरेट होकर के, क्लियर। हाँ, एक पॉइंट बचा हुआ है सबके फंक्शन, वो थोड़ा सा लेंथी है, उसको मेरे को एक्सप्लेन भी करना है। वहां पे तुमको बहुत सारे एलिमेंट्स भी देखने के लिए मिलेंगे, तो इसको यहां तक का पहले छापो, फिर इसका यह काम करे, फंक्शन बता दें क्या, फिर लिखोगे? पहले फंक्शन बता दें, चलो पहले फंक्शन करवा लेते हैं, फिर इस वाले पेज में आएंगे, नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, फिर फंक्शन तुमको वहां पे दिखाऊंगा, ठीक है। चलो देखो, तो यहाँ पे बेसिकली हम लोगों ने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे देखा हुआ है। कौन कौन सा? एक हो जाएगा परसेंटेज कॉम्पोजिशन, एक हो जाएगा साइट ऑफ फॉर्मेशन, ये तो बोन मैरो है सभी का सभी, इसको ज्यादा बुद्धि लगाना ही नहीं है। न्यूक्लियस बस याद रखे रहना कि किसका न्यूक्लियस का शेप कैसा है, क्लियर, किसके न्यूक्लियस का शेप कैसा है, ये डिटेल याद रखे रहना, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि ये तुम्हारे बुक में भी दिया हुआ, न्यूक्लियर के शेप नहीं दिए हुए हैं, बट ये सेल्स को बनाया हुआ है। अपना बुक निकाल करके देख लो, वहां पे तुमको सारे के सारे सेल्स विथ नेम दिखेंगे, क्लियर। तो ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ में परसेंटेज कॉम्पोजिशन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, फंक्शन तो इन सभी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्या करें भाई, इंपॉर्टेंट है तो है, तुमको भी थोड़ा सा अंदर से लग रहा होगा कि सर तो हर एक चीज को इंपॉर्टेंट बता देते हैं, नॉन इंपॉर्टेंट एलिमेंट बचा ही कौन सा? तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं, नॉन इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, हर एक पार्ट तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। वो भले ही बोल देते हैं बीच बीच में कि नहीं भाई इसको छोड़ सकते हो, छोड़ना कुछ भी नहीं है, पढ़ना सभी को है, क्लियर क्लियर। तो पेशेंस रख करके भाई पढ़ो, दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, है ही नहीं। चलो, मैं क्या, दुनिया के सारे टीचर्स ऐसे ही बोल बोल करके सबको पढ़ा दिया जाता है, क्लियर। वो भाई अगर पहले ही बता दें कि इतने तुम्हारे सिलेबस है, तुम वैसे भी पढ़ाई छोड़ दो, इतना रिड्यूस होने के बाद भी, क्लियर। बाकी पिछले 2-3 साल पहले के अगर सिलेबस देखोगे तो थोड़ा सा एज्यूम करो कि तुम्हारे से ज्यादा उनको चैप्टर, एक तो तुमको 19 चैप्टर्स देखने हैं, उनको 22 चैप्टर्स पढ़ने होते थे पहले 11th में, ऊपर से कंटेंट तुम्हारे तो टॉपिक्स भी रिड्यूस कर दिए गए, उनके टॉपिक्स भी इतने सारे थे, तो सोचो कि उनको और कितना ज्यादा पढ़ना पड़ता होगा। आ रहा बात समझ में? तुम्हारा रिड्यूस सिलेबस है, तुम पढ़ो, ऑप्शन है ही नहीं। ये मत सोचो कि हमारे लिए सिलेबस बहुत ज्यादा है, तुम्हारा सिलेबस मेरे पढ़ाए हुए हिस्ट्री में से, मेरे को भी पढ़ाते हुए मान करके चलो अराउंड 7 से 8 साल हो चुके हैं, इतना कम सिलेबस मैं किसी साल नहीं पढ़ाया हूं। आ रहा बात समझ में? इतना कम सिलेबस, चाहे वो 11th के हो, चाहे 12th के हो, चाहे किसी भी क्लास के हो, रिड्यूस होने के बाद सबसे रिड्यूस्ड सिलेबस तो इस साल हम लोग को देखने के लिए मिला हुआ है। चलो भाई ठीक है, अब करेंगे तो करेंगे भी क्या उसमें। नेक्स्ट, फंक्शन देखना है। नाम एक बार ऊपर में लिख दे, नाम एक बार सारे का ऊपर में लिख देता तो एक बार रिपीट भी हो जाएगा। ऊपर में सबसे पहले में कौन सा आया था? न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल्स। एक आ जाएगा यहां से इओसिनोफिल्स, क्लियर। एक आ जाएगा फिर यहां से बेसोफिल्स, क्लियर। एक आ जाएगा यहां से फिर तुम्हारा और क्या बचा हुआ था? मोनोसाइट। और एक आ जाएगा यहां से लिम्फोसाइट, क्लियर क्लियर। 5 टाइप से यहां से तुम्हारे WBC के हो गया। अब देखो यहां पे जो बेसिस हम लोग यहां पे ले रहे हैं, ये क्या हो जाएगा? फंक्शंस, ठीक है। सभी का फंक्शंस देखने हैं, तो देखो फंक्शंस भी याद करने का बहुत बेहतरीन तरीका मैं तुमको बता रहा हूं। टेबुलर फॉर्म में लिखे हुए रहोगे तो याद होंगे, स्टेटमेंट बना करके पैराग्राफ के फॉर्म में, लाइन के फॉर्म में, या स्टेप बना करके लिखोगे, कुछ याद नहीं होने वाला। पूरा बकायदा ऐसे ही फ्लो डायग्राम से बनाओगे तभी याद होगा, नहीं तो दिमाग में पल्ले ही नहीं पड़ता, इसका उसमें उसका उसमें ठोक के भागाओगे। सेपरेट इसी तरीके से होता है, क्लियर क्लियर। और लैंडस्केप पे बनाना ना, फिर से रिपीट करवा दो, लैंडस्केप नहीं बनाओगे तो ही ये सारी चीजें आएंगे। कॉपी में नया पेज लो, लैंडस्केप पे सारे डिटेल लिखना है तुमको, क्लियर। अब फंक्शंस, तो न्यूट्रोफिल्स जो रहता है, ध्यान देना, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट, वो तुम्हारा है ग्रेन्युलोसाइट का पार्ट, ये हो जाएगा ए ग्रेन्युलोसाइट का पार्ट, ये दोनों ए ग्रेन्युलोसाइट के हैं। और ये तुम्हारे जो 3 टाइप्स हैं, ये तुम्हारे क्या हो जाएंगे? ग्रेन्युलोसाइट्स के टाइप्स हो जाएंगे। तो ग्रेन्युलोसाइट्स में कौन सा? न्यूट्रोफिल्स, और ए ग्रेन्युलोसाइट्स का मोनोसाइट, क्लियर। ये दोनों का फंक्शन सेम, दोनों का ही नेचर जो रहता है ये फैगोसाइटोटिक नेचर का होता है, तो दोनों के दोनों ही फैगोसाइटोसिस यहां से परफॉर्म करने वाले रहेंगे। सॉरी, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, फैगोसाइटोसिस ही बोलेंगे। जो बल्क अमाउंट पे कंज्यूम किया था फूड, ठीक, उसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। बल्क अमाउंट पे अगर लिक्विड कंज्यूम किया गया तो उसको बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। भाई फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस ये सेल वाले चैप्टर से मैंने तुमको बताया हुआ है। और अगर प्रीवियस जो चैप्टर्स उनका क्लासेस तुम कर चुके रहोगे तो टिश्यू वाले चैप्टर में भी तुमको 1-2 बार बताया गया रहेगा, इवन दूसरे चैप्टर्स में भी इसका यूज होता है। तो फैगोसाइटोसिस बोलने का मतलब हो जाएगा तुम्हारा सेल ईटिंग प्रोसेस,
क्लियर क्लियर। तो जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस आते हैं उनको ये कंज्यूम करने वाले होते हैं। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, फैगोसाइटोसिस। इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, फैगोसाइटोसिस। क्लियर। और इसका भी क्या आ जाएगा, फैगोसाइटोसिस। ये दो समझ में आया, क्लियर। ये दोनों को तुमको ऐसे, अच्छा एक सेकेंड, हाँ ठीक है, आ रहा है वेट, आ रहा है। अभी हम लोग डिटेल डील कर ही रहे हैं, वो अभी फंक्शन में तुमको दिख जाएगा, वो लिम्फोसाइट के टाइप्स में आता है। एक्चुअली में बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट वो उसके टाइप में आएगा, तो उसको हम लोग उसी के नीचे में अभी नोट डाउन करेंगे। वेट वेट, वहीं तक पहुंच रहे हैं। तो फैगोसाइटोसिस इसका भी फंक्शन, फैगोसाइटोसिस इसका भी फंक्शन, ये भी फैगोसाइटिक नेचर का होगा, ये भी फैगोसाइटिक नेचर का होने वाला होगा। क्लियर, इतना दो फंक्शन समझ में आ चुका रहेगा। लिम्फोसाइट जो दिया हुआ है यहाँ पे, ये तुम्हारा इम्यूनिटी को क्या बोल लेते हैं, इंप्रूव करने में ये हेल्प करेगा, ठीक है। तो इंप्रूव इम्यूनिटी, थोड़ा सा साइड कर दूं, वेट। इनके तो और काम है ही नहीं, बस एक एक लाइन ही लिखना था, तो ये इतने में ही निपट गई। बाकी इनका इंपॉर्टेंस है, इनके बारे में थोड़ा सा लिखना है, ये दोनों के बारे में, उसके आखिरी के बारे में भी लिखना है थोड़ा सा डिटेल, ठीक है। देखो, तो न्यूट्रोफिल्स का मेन क्या हो गया यहाँ से, फेगोसाइटोसिस। मोनोसाइट का भी क्या हो गया, फेगोसाइटोसिस। लिम्फोसाइट का क्या हो जाएगा, इंप्रूवमेंट, इंप्रूव इम्यूनिटी। क्लियर। इसके टाइप्स निपटा दे क्या, यहीं पे देख लो, ध्यान दो। इनके टाइप्स का नाम अभी इस क्लास में तुमको याद करना है, और इनके टाइप्स का यूज जो है ये हम लोग को क्लास 12 में देखना है, हेल्थ वाले चैप्टर में। क्लियर, वहां पे इसका पूरा एक टॉपिक है, सारे के सारे इसके फंक्शंस देखेंगे, कौन कौन से टाइप के लिम्फोसाइट क्या फंक्शन करने वाले रहेंगे, सारा कुछ डिटेल तुमको 12th में देखना है। बेसिकली मैंने तुमको मोस्टली टॉपिक्स में यही बोला है कि इसके कुछ पार्ट 12th में देखना ही है, तो अंदाजा लगा सकते हो कि 11th का कितना इंपॉर्टेंस है तुम्हारे क्लास 12th के लिए। ठीक, तो जैसे यहाँ पे हम लोगों ने इसका टाइप्स देखना है, तो इसके बेसिकली दो टाइप्स आते हैं, ठीक है। ये जो लिम्फोसाइट है इसके बेसिकली तुम्हारे दो टाइप्स आते हैं, टू टाइप्स लिम्फोसाइट के। क्लियर, दो सेल्स होंगे इसमें से, एक को हम लोग बोलते हैं बी टी सेल या टी लिम्फोसाइट, एक को हम लोग बोलेंगे यहां से बी सेल या फिर बी लिम्फोसाइट। क्लियर क्लियर। इसके तुम्हारे और टाइप्स होते हैं, जैसे टी लिम्फोसाइट की अगर बात करेंगे तो एक तो इसमें से आ जाएगा तुम्हारा सप्रेसर टी, सप्रेसर टी एक आता है, एक आ जाएगा तुम्हारा मेमोरी टी। क्लियर, एक आ जाएगा तुम्हारा यहां से हेल्पर टी। क्लियर, क्या क्या हो गया, सप्रेसर टी, मेमोरी टी, हेल्पर टी, एक और आएगा तुम्हारा किलर टी। हाँ क्लियर, इसको हम लोग बोलते हैं साइटोटॉक्सिक। क्या बोलेंगे इसको, साइटोटॉक्सिक, साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट। क्लियर, हेल्पर टी मतलब ये टी सेल ही है, टी सेल ही है, हेल्पर टी। क्लियर है, लिम्फोसाइट का ये टाइप है। तो ये हेल्पर टी, सप्रेसर टी, किलर, और ये क्या बोलना चाहिए, मेमोरी टी। इतना तुमको इसके लिए याद रखना है। बी सेल के बेसिकली तुमको दो ही चीजें याद रखना है, एक तो हो जाएगा तुम्हारा प्लाज्मा बी, और एक आ जाएगा यहां से तुम्हारा मेमोरी बी। क्लियर क्लियर। हाँ एक चीज और बता दूं, ये मैंने सप्रेसर टी लिखा हुआ है, जब अगर तुम दूसरे जगह पे क्लास करो या फिर बुक में किसी जगह पे ये तुमको देखने के लिए मिल जाए, तो हो सकता है इसको तुमको टी एस से रिप्रेजेंट करे, इस टाइप से, टी एस से, इसको टी एम से, इसको टी एच से। तो मतलब समझ लेना कि ये सप्रेसर टी लिम्फोसाइट की बात कर रहा है, ये तुम्हारा मेमोरी टी लिम्फोसाइट की बात कर रहा है, ये तुम्हारा हेल्पर टी लिम्फोसाइट की बात कर रहा है। तो इस हिसाब से थोड़ा सा अंदाजा लगा लेना वहां पे। आ रहा बात समझ में, क्लियर। तो ये जनरली तुमको देखने के लिए मिल सकते हैं, मैंने बहुत ज्यादा डिटेल इसका नहीं करवाया, क्योंकि 11th के सिलेबस में इसका ज्यादा डिटेल है नहीं। तुम्हारे बुक में सिर्फ टी सेल और बी सेल लिख करके छोड़ दिया है। क्लियर, उसके ये तुम्हारे हो जाएंगे टाइप्स। अब आगे ध्यान दो, यहां से हम लोग देख रहे हैं इओसिनोफिल्स। तो अब इनके इंपॉर्टेंस जो है, सॉरी इनके जो फंक्शन है ये थोड़े से इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। इओसिनोफिल जो रहता है बेसिकली, जब हम लोगों को कोई सा भी क्या बोलते हैं उसको,
हेलमेंथ इन्फेक्शन होता है। हेलमेंथ अभी देखे थे ना, हेलमेंथिस, जो हेलमेंथिस रहते हैं उनका वो अगर हमारे बॉडी में इंजेक्ट हो गए, मतलब एंटर कर गए, और उनके वजह से हमारे बॉडी में कोई इंफेक्शन हुआ रहेगा, या फिर कोई हमारे बॉडी में अगर एलर्जी हुआ है, तो एलर्जी हो या फिर हेलमेंथ इन्फेक्शन हो, दोनों ही केसेस में हमारे बॉडी में क्या होगा, तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, जो कल देखे हुए थे जिसमें कि रेडनेस आ जाएगा, स्वेलिंग आ जाएगा। क्लियर, उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, कल लिखे हुए थे ना एक बढ़िया सा टर्म, इन्फ्लेमेशन। क्लियर, उसको क्या बोल रहे थे, इन्फ्लेमेशन। तो बेसिकली ये जो तुम्हारे दो नाम मैंने लिया हुआ था, कौन कौन से हो जाएंगे, जो तुम्हारे हेलमेंथ होंगे, हेलमेंथ का तुम्हारा क्या होने वाला रहेगा यहाँ पे हमारे बॉडी में, जो भी तुम्हारा बीमारी होगा ड्यू टू हेलमेंथ, और साथ ही साथ में जो एलर्जीज रहते हैं इनसे हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है। क्लियर, किसके किसके वजह से बोलोगे, तो एक हेलमेंथ की वजह से और एक हो जाएगा तुम्हारा एलर्जी की वजह से। क्लियर क्लियर, ठीक है। तो हेलमेंथ की वजह से और एलर्जी की वजह से जो हमारी बॉडी में क्या होने वाला होगा, इन्फ्लेमेशन होने वाला। इन्फ्लेमेशन में बेसिकली दो चीजें तुमको दिमाग में बिठाना है, एक तो जहां पे इन्फ्लेमेशन होता है वो एरिया एक तो रेड हो जाता है, दूसरा वहां पे स्वेलिंग आ जाता है। क्लियर है इतना। अब समझो ध्यान से, यहां पे ये जो तुम्हारा स्वेलिंग या फिर रेड स्वेलिंग और साथ ही साथ रेडनेस आया हुआ है, इन्फ्लेमेशन जो हुआ है, ये इनके द्वारा सिक्रेट किया हुआ एक सब्सटेंस के वजह से होता है। क्लियर, इनके द्वारा सिक्रेट किया हुआ एक सब्सटेंस के वजह से होता है। जस्ट अ मिनट वेट, थोड़ा सा यहां से फैन ऑन कर ले। हाँ, तो इनके द्वारा सिक्रेट किया हुआ एक सब्सटेंस के वजह से होता है। क्लियर क्लियर। तो बेसिकली यहां से जो तुम्हारा इओसिनोफिल्स है वो उसका एक एंटी वर्जन लेकर के आएगा। एंटी वर्जन बोलने का मतलब उसको तोड़ने का, मतलब उसको रिस्पॉन्ड करने का। ठीक है, उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए एक एंटी हार्मोन लेकर के आने वाला है। क्लियर, तो ध्यान देना, इओसिनोफिल। इसके लिए तो बेसिकली हम लोग को स्टेटमेंट भी बनाने हैं और साथ ही साथ में उधर बेसोफिल भी है। ठीक है, मैं एरो को इधर मोड़ ले रहा हूं, तुम कॉपी में जगह अपना देख लो, उसी जगह पे बनाना है तुम। क्लियर, कॉपी में अपना जगह देख लो, मैं यहाँ पे इस साइड में बना रहा हूं, इसको थोड़ा सा समझना। देखो, नंबर ऑफ eosinophils increase due to infection by helminth या helminthes। ठीक है, हेलमिंथेसिस और इंफेक्शन होगा, एंड या फिर ऐसे, वेट, नंबर ऑफ eosinophils increase due to infection by helminthisis और एनी एलर्जी। एनी एलर्जी, किसी भी एक एलर्जी के वजह से या फिर हेलमेंथ्स के वजह से जो इन्फेक्शन हुआ रहेगा उसके वजह से इनमें क्या होता है, इंक्रीमेंट देखने के लिए मिलता है। तो ये बेसिकली कॉज क्या करते हैं, एज हेलमेंथ्स और या फिर एलर्जी, एज ड्यू टू हेलमेंथ्स और एलर्जी, बॉडी में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है। बॉडी में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है। और ये इन्फ्लेमेशन को बेसिकली हम लोग बोल क्या रहे हैं, ये भी तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए। ये एक तो यहां से आ जाएगा रेडनेस, क्लियर, और एक तो होता है स्वेलिंग। क्लियर, जहां पे भी इन्फ्लेमेशन होने वाला रहेगा वहां पे तुम्हारा एक तो रेडनेस आएगा और एक स्वेलिंग आएगा। एक से ये हो जाएंगे तुम्हारे इन्फ्लेमेशन के लिए, एक तो रेडनेस आएगा, एक स्वेलिंग आएगा। अब ध्यान दो, ड्यू टू हेलमेंथ, टीएच है ना, हेलमेंथ और एलर्जी, इन्फ्लेमेशन होने वाला होगा। ये इन्फ्लेमेशन कॉज क्यों होता है,
हिस्टामिन। क्लियर? हिस्टामिन। क्लियर? तो हिस्टामिन के वजह से इंफ्लेमेशन होता है। जब यहां पे ये इओसिनोफिल्स आएंगे, इनका नंबर इंक्रीज हो गया, इओसिनोफिल्स का नंबर यहां पे इंक्रीज हो गया। जैसे इओसिनोफिल का नंबर यहां पे इंक्रीज होता है तो इओसिनोफिल्स जो है ये एंटी हिस्टामिन प्रोड्यूस करने वाले रहेंगे। क्लियर? इओसिनोफिल्स प्रोड्यूसेस या प्रोड्यूस एंटी हिस्टामिन। क्लियर? एंटी हिस्टामिन। एंटी हिस्टामिन जो रहता है इसी को हम लोग बोलेंगे हिस्टामिनिडेज। याद रखना क्या आ जाएगा? हिस्टामिनिडेज। हिस्टामिनिडेज। क्लियर? क्लियर? तो ये बेसिकली तुमको अच्छे से दिमाग में बिठाना है। एक तो यहां से हिस्टामिन हो जाएगा। हिस्टामिन क्या कॉज करता है? इन्फ्लेमेशन। याद रखो, अभी इसका फिर हम लोग बेसोफिल में भी देखने वाले हैं। ठीक है, बेसोफिल में भी देखने वाले हैं। हिस्टामिन तुम्हारा क्या करता है? इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा। हिस्टामिन क्या करेगा? इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा। हिस्टामिन के इंपैक्ट को रिड्यूस कौन करने वाला होगा? हिस्टामिनिडेज। ये ऐसे लग गया, मतलब इसको तोड़ने वाला है, उसके इंपैक्ट को कम करने वाला होगा। तो जाहिर सी बात है ये इस हिसाब से अगर देखोगे तो ये जो इओसिनोफिल्स रहता है ये तुम्हारा क्या बन जाएगा? नॉन एलर्जेटिक बन जाएगा, मतलब बिना एलर्जी वाला। ठीक है, तो यहां से ये क्या हो जाएगा? ये नॉन एलर्जिक। नॉन एलर्जी के बनाने, एक काम करो इसको इधर ही लिखो, नॉन एलर्जी के बनाने वाला होगा जो भी तुम्हारा बॉडी पार्ट्स रहेगा, उसका एलर्जी को ये हटाए। इओसिनोफिल्स बेसिकली करता क्या है? एलर्जी को यहां से रिमूव करेगा, या फिर जो तुम्हारा यहाँ पे क्या आया हुआ है, हेलमेंट्स के जो भी तुम्हारे इंफेक्शन होने वाले रहेंगे उसको ये हटाएगा। उनके वजह से इन्फ्लेमेशन होता है। याद रखो, इन्फ्लेमेशन में तुम्हारा कौन सा यहाँ पे सब्सटेंस आया हुआ? हिस्टामिन। हिस्टामिन को तोड़ने के लिए हिस्टामिनिडेज। क्लियर? क्लियर? इतना समझ में आ चुका रहेगा। बस अब आखिरी जो बचा हुआ है समझो ध्यान से। बेसोफिल जो रहता है, मास्ट सेल पढ़े हुए रहोगे, टिश्यू वाले चैप्टर में मास्ट सेल तो पढ़े हुए रहोगे। तो बेसोफिल जो रहता है बेसिकली ये एक्ट एज मास्ट सेल। मास्ट सेल जो रहते हैं बेसिकली इनका तुम्हारा क्या क्या, ये मास्ट सेल क्या क्या सीक्रेट करना पता है क्या? चलो लिख देते हैं यहाँ पे। मास्ट सेल जो रहते हैं बेसिकली तुम्हारे टिश्यू के, कनेक्टिव टिश्यू के ही सेल्स होते हैं, और ये बेसिकली तुम्हारे 3 टाइप के सब्सटेंसेस ये सीक्रेट करते हैं। कौन कौन सा सीक्रेट्स? एक तो आ जाएगा हेपेरिन। क्लियर? एक आ जाएगा यही हिस्टामिन। क्लियर? और एक आता है सेरोटोनिन। एक आ जाएगा यहां से सेरोटोनिन। इनके बारे में भी डिटेल हम लोग को देखना है, तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन यहां पे लिख देता हूं मैं। हेपेरिन जो रहता है बेसिकली तुम्हारा एंटीकोगुलेंट है। याद करो क्लास 10th में जब किडनी को फिल्टर करने के लिए हम लोग जब डायलिसिस करवाते थे, तो याद करो डायलिसिस मशीन में तुम्हारा ये एंटीकोगुलेंट हेपेरिन मिलाया जाता था, ताकि ब्लड जो है जब उस मशीन में घूमे तब के केस में उसमें कोगुलेशन या फिर क्लॉटिंग ना हो। तो हेपेरिन क्या करता है? कोगुलेशन या फिर क्लॉटिंग को बंद करता है। याद आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा क्लास 10th का, किडनी का तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको? डायलिसिस। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा? एंटीकोगुलेंट। ये क्या हो जाएगा यहां से? एंटीकोगुलेंट। हिस्टामिन जो रहता है बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं वेजोडाइलेटर, मतलब ये वेसल्स को, ब्लड वेसल्स को ये डायलेट करने का काम करता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा वेजोडाइलेटर। क्लियर? और सेरोटोनिन जो रहता है बेसिकली ये तुम्हारा वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है। वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर बोलने का मतलब वेसल्स, ब्लड वेसल्स से या जो भी वेसल्स रहेगा उसके साइज को ये नैरो बनाने वाला होगा। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा? वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर। क्लियर? ये है वेजो डायलेटर और ये हो जाएगा वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर। बस भाई इतना डिटेल है इसमें से, सारा कुछ तुम्हारे लिए एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, बिना किसी को छोड़े बकायदा पूरा सारे टेबल को तुमको लिखना है। एक पेज में नहीं आएगा, इसको दूसरे, जैसे मैंने दूसरा पेज यूज किया फंक्शन के लिए, अगर इतना सारा तुम्हारा उसी पेज में ना आए तो दूसरा पेज यूज कर लो, बाकी उधर वाले जो है उसको तुमको एक ही पेज में निपटाना है। तो पहले ये एक बार रिपीट करवा दें क्या, फिर लिखना? चलो एक बार मैं रिपीट करवा रहा हूं, सुन लो, पहले सुन लो फिर लिखना आराम से। पहले पूरा डिटेल सुन लो ताकि कुछ भेजे में चला जाए,
फिर लिखना है इसको एक एक करके। सबसे पहले तो डब्ल्यूबीसी के बेसिकली दो टाइप्स होते हैं, एक हो जाएगा ग्रेन्युलोसाइट, एक हो जाएगा एग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट के तुम्हारे तीन टाइप्स हो जाएंगे, एक हो जाएगा न्यूट्रोफिल्स, एक हो जाएगा इओसिनोफिल, एक हो जाएगा यहाँ से बेसोफिल। क्लियर, ये तीन टाइप। एक ग्रेन्युलोसाइट के तुम्हारे दो टाइप, एक हो जाएगा मोनोसाइट, एक हो जाएगा लिम्फोसाइट, एक हो जाएगा मोनोसाइट, एक हो जाएगा लिम्फोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट में तुम्हारे अब परसेंटेज कंपोजिशन की बात करो तो परसेंटेज कंपोजिशन में सीधा अब ग्रेन्युलोसाइट और एक ग्रेन्युलोसाइट के बेसिस पे नहीं, सीधा ये 5 बेसिस पे हम लोग निपटा रहे हैं। 60 to 65%, 2 to 3%, 0.5 to 1%, उसके बाद फिर 6 to 8% और आ जाएगा 20 to 25%। क्लियर क्लियर, ये हो जाएगा इनका परसेंटेज कंपोजिशन। इनका फॉर्मेशन कहां पे होता है, सारे के सारे बनने वाले रहेंगे तुम्हारे बोन मैरो में। नेक्स्ट, न्यूक्लियस का शेप, तो जो ये तुम्हारा पहले में न्यूट्रोफिल्स था उसके न्यूक्लियर का शेप जो रहेगा तुम्हारा बाइलोब होने वाला होगा। मतलब न्यूक्लियस जो रहेगा इसका ये मल्टीलोब, सॉरी बाइलोब नहीं, मल्टीलोब होने वाला होगा। और इसमें तुम्हारा नाम, ये नाम याद रखना है, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट। क्लियर है, क्लियर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या चीज इसके लिए न्यूक्लियस का। अब नेक्स्ट, इसका न्यूक्लियर का शेप देखोगे तो ये तुम्हारा हेडफोन शेप में होने वाला होगा। इसको भी हम लोग बाई लोब बोल देते हैं। जनरली दो ही लोब देखने के लिए मिलता है, लेकिन कहीं कहीं पे तुमको 2 से 3 लोब भी देखने के लिए मिलेंगे। क्लियर। उसके बाद जो है वो है बेसोफिल। बेसोफिल का तुम्हारा शेप हो जाएगा यहां से एस शेप में। क्लियर, इसको हम लोग बाई लोब बोल रहे हैं, बाई लोब बोल रहे हैं। क्लियर। उसके बाद फिर इधर पहुंच जाओ, इस साइड में तुम्हारा ये किडनी शेप में आ जाएगा या फिर बिन शेप में आ जाएगा। क्लियर। और ये लार्जेस्ट न्यूक्लियाई होने वाला है आउट ऑफ दिस 5। उसके बाद फिर तुम्हारा आखिरी टाइप में राउंड शेप में न्यूक्लियाई मिलने वाला होगा, न्यूक्लियस मिलने वाला होगा। क्लियर क्लियर। तो ये हो जाएंगे तुम्हारा इतने के डिटेल। पहले इसको लिखो, फिर फंक्शंस एक बार उस पेज में चलेंगे, उसको पूरा डिटेल करवा देंगे। एक बार बोल दिया जाएगा तो भेजे में कुछ थोड़ा मोड़ा जाएगा, फिर उसका डिटेल फिर लिख लेना। चलो इसको पहले नोट डाउन करो फटाफट, जल्दी नोट डाउन करो जल्दी। डन, गुड। चलो अब जितने लोग बना लिया, बाकी लोग टाइम नोट कर लो क्योंकि टाइम नहीं है। अब थोड़ा सा आगे भी तो बढ़ेंगे भाई, कम से कम मैं सोच रहा था कि आज तुमको मैं ब्लड के टाइप्स बता दूं, ठीक है, ब्लड ग्रुप्स बता दिया जाए, लेकिन उसके लिए भी मेरे को तुमको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बेसिक से निपटाना है उसको। उसमें भी तुम्हारे एंटीबॉडी क्या होता है, एंटीजन क्या होता है, सबको पहले डिटेल करेंगे, उसके बाद फिर उसके बारे में टेबल बनाएंगे जो तुम्हारे बुक में दिया। हालांकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, लेकिन फिर भी वो टाइम टेकिंग होगा। तो इसके बाद हम लोग कम से कम प्लेटलेट्स तक तो खत्म कर लें आज। ये हो गया क्या, डन। नेक्स्ट ये पेज टाइम नोट, इसके लिए भी टाइम नोट कर लो, इसके लिए भी टाइम नोट कर लो भाई। इतना लिखने में भी तुम 10-15 मिनट चला जाएगा। क्लियर। और मेरे साथ साथ भी मैंने लिखने के लिए मना किया हुआ था क्योंकि एलिमेंट्स तुमको समझ में नहीं आते। आ रहा बात समझ में, तो इसके लिए भी टाइम नोट कर लो। क्लास खत्म होने के बाद इसी टाइम पे आकर के ये दोनों टेबल मोस्ट 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 आईएमपी। आ रहा बात समझ में, और इसी फॉर्मेट में ही तुमको लिखना है, ज्यादा तामझाम करना ही नहीं है। चलो ये हट गया मैं यहां से। अब टाइम नोट कर लिए रहोगे, इसी टाइम पे आकर के ये टेबल और वो टेबल दोनों को पूरा बना लेना, दोनों ही फ्लो डायग्राम्स को अच्छे से बना लेना। क्लियर। चलो ठीक है, नेक्स्ट प्लेटलेट्स। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट। क्लियर, थ्रोम्बोसाइट्स। बेसिकली इनके नंबर की अगर बात करोगे तो ये नंबर में होते हैं 1.5 से लेकर के 3.5 लाख। ध्यान देना, पिछले वाले में हम लोगों ने लिखा हुआ था 5 से लेकर के 5.5 मिलियन, मतलब वो 50 से लेकर के 55 लाख तक है, और यहाँ पे हम लोग लाख लिख रहे हैं सीधा। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे मिलियन बिलियन का कॉन्सेप्ट यूज नहीं, बुक में भी यही, मतलब उसमें तो नंबर के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये लाख लिखना। क्लियर, यहां से आ जाएगा 1.5 से लेकर के 3.5 लाख पर mm³। ये हो जाएगा इसका तुम्हारा नंबर। क्लियर। बेसिकली ये जो प्लेटलेट्स रहते हैं तुम्हारे फ्रेगमेंट्स ऑफ सेल होते हैं। ये कहां से बन करके आते हैं बोलने से, तुम्हारे बुक में एक दिया हुआ है मेगा कैरियोसाइट। मेगा कैरियोसाइट, बेसिकली मेगा कैरियोसाइट जो है वो इसके जस्ट पहले, मैंने तुमको पहले भी बताया था कि जो स्टेम सेल्स होते हैं, स्टेम सेल से मल्टीपल स्टेप्स में तुम्हारे क्या बनेंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स बनने वाले रहेंगे। तो वहां से तुम्हारे आगे के प्रोसीजर में जब जाओगे तो फिर मेगा कैरियोब्लास्ट एक मिलेगा, मेगा कैरियोब्लास्ट के बाद मेगा कैरियोसाइट मिलने वाला होगा, और मेगा कैरियोसाइट जो है उसी से तुम्हारा फ्रेगमेंट, उसका फ्रेगमेंटेशन होता है, फिर उसके जो पार्ट, जो न्यूक्लियाई रहेगा
जो पूरा सेल है, सेल फिर छोटे छोटे पार्ट्स में टूटना चालू हो जाता है। जब छोटे छोटे पार्ट्स में टूटना चालू हो जाता है तो उससे बने हुए तुम्हारे पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये थ्रोम्बोसाइट्स। क्लियर, या फिर प्लेटलेट्स। आ गया होगा ये समझ में? क्लियर। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग को क्या देखना है, फ्रेगमेंट्स ऑफ सेल बोल रहा है। कहां से बनकर के आता है? तुम्हारे बुक में एक ही नाम लिखा हुआ है, मैं एक ही नाम लिख रहा हूं। क्लियर, क्या हो जाएगा यहां से, मेगा कैरियोसाइट्स। ऐसे लिखो, फॉर्म्ड फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट्स। फॉर्म्ड फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट्स। मेगा कैरियोसाइट्स ऐसे समझो, ये जैसे मान लो मेगा कैरियोसाइट्स का तुम्हारा सेल हो गया, ये हो गया उसका न्यूक्लियस। अब होता क्या है यहां से, जैसे ये हो गया न्यूक्लियस, अब होता क्या है यहां से, ये जो सेल है ये टुकड़े टुकड़े में टूटना चालू होगा। ठीक है, ये टुकड़े टुकड़े में टूटना चालू होगा, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े में। शेप इरेग्युलर, जैसे एक पेपर को पकड़ कर फाड़ना चालू करोगे तो सभी का शेप सेम आएगा क्या? नहीं, सब सारे के सारे डिफरेंट शेप में रहेंगे, सेम वैसे ही। ठीक है, इसके सारे शेप जो इसका इरेगुलर शेप होता है बेसिकली। ठीक है, तो फॉर्म्ड फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट्स और इरेगुलर इन शेप। इरेगुलर इन शेप। इसके बाद में इरेगुलर तो इसका शेप हो गया, साथ ही साथ में और क्या लिखें भाई इसमें, हाँ, इनका लाइफ स्पैन जो रहता है, ये तुम्हारा हो जाएगा कितने, 7 डेज, 1 वीक अराउंड मान करके चलो, 1 वीक लिखो। क्लियर, 10th में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि ये 7 से लेकर के 10 दिन तक का इसका टाइम होता है। क्लियर, और ल्यूकोसाइट का बोलने का मतलब डब्ल्यूबीसी का टाइम तुम्हारे बुक में दिया नहीं है, लाइफ स्पैन, तो उसको मैं बस बता ही दे रहा हूं, समझ लो फ्यू आवर से लेकर के एक दो दिन तक रहता है बस। ठीक है, उससे ज्यादा उसका लाइफ स्पैन होता नहीं है। क्लियर है, इतना इतना समझ में आ गया रहेगा। अब ये समझ में आ गया क्या? अब ध्यान देना, ये जो तुम्हारे क्या बनकर क्या है, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स ये ए न्यूक्लिएटेड भी होते हैं, ए न्यूक्लिएटेड, इनके पास न्यूक्लियस नहीं मिलने वाला। क्लियर, तो इनके पास एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जो कि हमारे ब्लड क्लॉटिंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर, उसी सब्सटेंस से हमारा ब्लड क्लॉटिंग जो है ये स्टार्ट होता है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोसाइट लिखे हुए हैं, उसी से रट लो। प्लेटलेट्स कंटेन्स थ्रोम्बोप्लास्टिन, essential for clotting, blood clotting. एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। क्लियर, तो बेसिकली इनका फंक्शन क्या हो जाएगा, ब्लड क्लॉटिंग, मेन फंक्शन ब्लड क्लॉटिंग। क्लियर, ठीक है, बस इतने ही डिटेल हम लोग को किसके बारे में देखना था, प्लेटलेट्स के बारे में। आ गया होगा समझ में? चलो इसको लिख लो, फिर करवा देंगे, आज हो जाएगा, ब्लड के टाइप्स भी खत्म कर लेंगे, कम से कम में एबीओ ग्रुपिंग तो हम लोग निपटा ही लेंगे आज। चलो भले 15-20 मिनट, आधे घंटे और खिंचाए तो खिंचाए, लिखो, इतने को लिखो जल्दी। प्लेटलेट्स का तो लिख ही लो, इसको लिख लो, इसके लिए टाइम और नहीं छोड़ेंगे भाई, हर चीज को बार बार रिपीट, मतलब रिपीट में आकर के लिखोगे तो टाइम टेकिंग हो जाएगा। जल्दी से जल्दी इसको लिखो, इतने कोई एलिमेंट्स को, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे अपने ब्लड ग्रुपिंग पे, कि ब्लड ग्रुप जो रहता है ये किया कैसे जाता है, कैसे हम लोग ब्लड ग्रुप डिसाइड करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है वो, उसको तो जानना ही चाहिए तुमको। ठीक है, लिखो लिखो लिखो, इसको लिखो जल्दी। हाँ, ये बोन मैरो ही है ना, मतलब मेगा कैरोसाइट जो है ये तुम्हारे बोन मैरो में ही बनने वाला होगा। एक काम करें क्या, चलो पहले इसको लिखो, तो इसका एक इमेज भी है, मैं तुमको इमेज दिखा, नाम याद मत करना, लेकर के आया हुआ हूं ताकि तुमको मैं बताऊं कि वो तुम्हारा कैसे स्टेप बाय स्टेप उस प्रोसीजर से तुम्हारा ये प्लेटलेट्स बन करके आ रहे हैं। इसके लिए एक इमेज भी लेकर के आया हुआ है, इसको जल्दी लिखो, तो जल्दी लिखो, फिर इमेज पे थोड़ा चलते हैं, इमेज बता दें, इमेज बता दें आज। हो गया, डन, गुड, वेरी गुड। तो ये हो गया तुम्हारे थ्रोम्बोसाइट्स या फिर प्लेटलेट्स को लेकर के सारे पॉइंट्स। नेक्स्ट,
ब्लड, सॉरी, ब्लड ग्रुपिंग देखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ इमेजेस देखो। देखो, तुम्हारे एनसीईआरटी में ये डायग्राम दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, ठीक है। तुम्हारे एनसीईआरटी में ये डायग्राम दिया हुआ है, तो ये हो गया प्लेटलेट्स, देख रहे हो फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में, ये आरबीसी दिया हुआ है, इओसिनोफिल, इओसिनोफिल यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे तुमको ये हेडफोन शेप में इसका न्यूक्लियाई दिखेगा, यहाँ पे ये बेसिकली दिख नहीं रहा है। बेसोफिल्स, ठीक है, बेसोफिल्स में एस शेप में रहता है, ये भी यहाँ पे क्लियरली विजिबल नहीं है, क्लियर। न्यूट्रोफिल्स में देख लो, 1 2 3 4, 3 4 लोब्स तो दिख ही रहे हैं यहाँ पे, क्लियर। ये हो गया। मोनोसाइट जो है इसका तुम्हारा कैसा है, ये किडनी शेप या बीन शेप देखे हुए थे। एक और भी लिख सकते हो, हॉर्स शू शेप भी लिख सकते हो, ये हॉर्स शू के जैसे भी दिखता है, घोड़े के नाल के जैसे, ठीक, क्लियर। तो उसमें एक और भी नाम चिपका लो, हॉर्स शू शेप्ड, क्लियर। किडनी शेप भी लिख लिया, बीन शेप भी लिख लिया, एक और चिपका लो, हॉर्स शू शेप्ड, क्लियर। नेक्स्ट, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट यहाँ पे लिया हुआ है, बस इतना ज्यादा नहीं देखना है भाई, बस हम हमारे काम का जितना था हम लोगों ने निपटा लिया। ये तुम्हारे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हो जाएंगे यहाँ पे। हाँ, इसमें तुमको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा, दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या, 3D इमेज है ये। यहाँ पे जैसे ये इओसिनोफिल है, हेडफोन शेप में दिख रहा होगा, क्लियर। उसके बाद फिर ये बेसोफिल हो गया, ये भी तुम्हारा बाइलोब दिख रहा होगा, एस, हालांकि एस स्ट्रक्चर यहाँ पे क्लियरली विजिबल होता नहीं है। ये न्यूट्रोफिल, देख रहे हो 1 2 3, 3 लोब्स दिख रहे हैं यहाँ पे तुमको, तो इसके 3 से लेकर के 5 लोब्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये हो जाएंगे बेसिकली तुम्हारे इसके टाइप्स। ये हो गया मोनोसाइट, सबसे बड़ा न्यूक्लियस, और ये हो जाएंगे तुम्हारे लिम्फोसाइट के 2 टाइप से हो जाएगा, बीटा सेल एक हो जाएगा टी सेल, मतलब बी सेल एक हो जाएगा और एक टी सेल, क्लियर। नेक्स्ट, ये उसके टाइप्स है, ध्यान दो, ये नहीं लिखना तुमको, ये मत लिखना, ये मैं तुमको बस बताने के लिए लेकर के आया हूं, ध्यान देना। स्टेम सेल कहां पे प्रेजेंट होगा, बोन मैरो में, क्लियर। स्टेम सेल से ये 2 टाइप के सेल्स में पहले डिवाइड होता है, फिर ये जो साइड आया है इसमें से पहले नंबर भागो, पहले नंबर पे सीधा, ठीक है। स्टेम सेल से ये तुम्हारा क्या गया, मेगा कैरियोब्लास्ट, क्या आया हुआ है, मेगा कैरियोब्लास्ट। मेगा कैरियोब्लास्ट से क्या बनेगा यहाँ पे, मेगा कैरियोसाइट, और मेगा कैरियोसाइट जो रहता है, देख रहे हो यहाँ से छोटे छोटे पार्ट्स बाहर निकल करके आ रहे हैं, यही फिर फ्रेगमेंट के फॉर्म में टूटना चालू होते हैं और फाइनली क्या बनाते हैं, प्लेटलेट्स बनाते हैं। तो ये मेगा कैरियोब्लास्ट, मेगा कैरियोसाइट, प्लेटलेट्स, तो इतने डिटेल तुम्हारे बुक में नहीं दिया हुआ, सिर्फ एक नाम दिया हुआ, मेगा कैरियोसाइट से फॉर्मेशन होता है प्लेटलेट्स का, क्लियर है। और इसको बताना भी जरूरी है, क्योंकि ये प्लेटलेट्स जो है तुम्हारे फ्रेगमेंट्स है, तो भाई किसी ना किसी सेल से ना आएगा वो फ्रेगमेंट, तो कौन से सेल से आया हुआ है ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो इसीलिए ऊपर के नाम नहीं दिया हुआ है, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल हो जाता वो, और एक ही नाम चिपकाया हुआ है तुम्हारे बुक में, मेगा कैरियोसाइट, मेगा कैरियोसाइट। आ गया होगा ये समझ में, क्लियर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा मेगा कैरियोसाइट। इस हिसाब से पूरे जितने भी हमारे डब्ल्यूबीसी होते हैं या जितना भी तुम्हारा सेल्स है, बोलने का मतलब आरबीसी से प्रोड्यूस होने वाले, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, पूरा ये चार्ट में हर एक टाइप को, हर एक नाम को डिटेल में लिखा हुआ है, लेकिन ये तुम्हारे कोई काम का नहीं है, अभी के लिए तो कोई काम का नहीं है, बस अभी के लिए तुम्हारा सिर्फ ये एक लाइन काम का है, एक लाइन, याद हो गया। मेगा कैरियोब्लास्ट, मेगा कैरियोब्लास्ट से मेगा कैरियोसाइट, मेगा कैरियोसाइट से तुम्हारा आ जाएगा प्लेटलेट्स, ठीक। नेक्स्ट, और पूछा क्या बताने लायक, नहीं, अब सीधा है हम लोग का ब्लड ग्रुपिंग। लगाओ, हेडिंग लगाओ, ब्लड ग्रुपिंग। बेसिकली ब्लड ग्रुपिंग जो रहता है हम लोग को 2 टाइप से देखना होता है, एक हो जाएगा एबीओ टाइप, एबीओ टाइप, और एक हो जाएगा आरएच टाइप, क्लियर। चलो उसको निपटाएंगे कल, आज इसको खत्म करते हैं पूरा, ठीक है। देखो, थोड़ा सा पेशेंस रख करके दिमाग लगाने की कोशिश करना, कंफ्यूजन तो होगा नहीं, यहाँ पे मैं पूरा कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए ही इसको बताने वाला हूं, तो कंफ्यूजन होगा नहीं, लेकिन हो सकता है रिपीट ना करो तो फिर कंफ्यूजन हो। 2 तुमको सिमिलर टाइप के वर्ड्स यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, एक तो मिलेगा तुमको क्या बोलते हैं इसको, एंटीजन, पहले इनके मतलब समझो, क्लियर, और एक आ जाएगा एंटीबॉडी। ध्यान देना, एंटीजन क्या होता है बोलने से, ये वो एक्सटर्नल एजेंट होते हैं जो हमारे बॉडी में आ करके कुछ ना कुछ कॉज करेंगे, बीमारी कॉज करें, चाहे इन्फेक्शन कॉज करें, चाहे कुछ ना कुछ कॉज करेंगे, तो ये क्या होते हैं, एक्सटर्नल एजेंट्स होते हैं।
और पैथोजेंस। क्लियर? एक्सटर्नल एजेंट्स या फिर पैथोजेंस होने वाले होंगे। और एंटीबॉडी जो रहता है, एंटीबॉडी हमारे बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म होता है। ठीक है, हमारे बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म होता है, ये हो जाएगा डिफेंस मैकेनिज्म। क्लियर? ये हमारा डिफेंस मैकेनिज्म होता है जो कि उस एक्सटर्नल एजेंट से हमारे बॉडी को ये प्रोटेक्ट करने वाला हो। आ गया ये समझ में? अब एंटीजन समझ लो ध्यान से। एंटीजन कहां पे प्रेजेंट होता है बोलोगे तो एंटीजन प्रेजेंट होगा तुम्हारे आरबीसी में। क्लियर? और एंटीबॉडी कहां पे प्रेजेंट होता है, थोड़ा सा बुद्धि लगाओ तो और मेरे को कोई बता दो एंटीबॉडी कहां पे प्रेजेंट होता है, क्योंकि मैंने इसको डील किया हुआ है। ठीक है, डील किया हुआ है। किसी को थोड़ा मोड़ा कुछ याद हो तो बताओ। चलो टाइम खींचोगे। एंटीबॉडी जो रहता है तुम्हारा बेसिकली होता है प्लाज्मा में। क्लियर? ये होगा कहां पे? प्लाज्मा में। बस ये दो लाइन को पहले सेपरेटली चिपकाओ तो कहीं पे कोने में, कहीं पे इसको चिपकाओ, फिर मैं इसको मिटा करके यहाँ पे तुम्हारा टेबल बनवाता हूं। टेबल, एक टेबल में हमारा पूरा ब्लड क्लॉटिंग जो सॉरी ब्लड के जो टाइप्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। ये दो चीजें लिखो पहले, फिर हम लोग आज खत्म करने वाले हैं ए बी ओ टाइप का ब्लड ग्रुपिंग। ठीक है, लिखो लिखो लिखो। हो गया होगा? हो गया होगा। एंटीजन, एक्सटर्नल एजेंट्स या फिर पैथोजेंस जरूरी नहीं है। अभी ब्लड के केस में हम लोग ये एक्सटर्नल नहीं, ये एंटीजन हमारे बॉडी में ही बनने वाले होंगे, वो सेल्फ एंटीजन होने वाले हैं। ठीक है, सेल्फ प्रोड्यूस्ड एंटीजन होने वाले होंगे, तो वो हमारे बॉडी में ही प्रोड्यूस हो रहा है, वो एक्सटर्नल एजेंट नहीं है, फिर कोई पैथोजन नहीं है, वो हमारे बॉडी के लिए यूजफुल है, समझ लो एक तरीके से। भाई हमारा बॉडी खुद प्रोड्यूस कर रहा है। क्लियर? चलो अब इसके लिए हमको करना क्या है, एक तो पहले टेबल बनाना। एक मिनट जस्ट वेट करो, कोई आवाज दे रहा है, मैं आता हूं। हाँ, तो वो दोनों लिख लिए रहोगे। अब यहां पे हम लोग बनाते हैं इसके लिए एक टेबल। वही टेबल है जो तुम्हारे बुक में दिया हुआ है, ध्यान दो। सबसे पहले तो यहां पे हम लोग देख लेंगे टाइप, कौन से टाइप का ब्लड ग्रुप होने वाला होगा, मतलब एक तरीके से रिसिपिएंट ही है, मतलब रिसीव करने वाला मान करके चलो। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग देख लेंगे इसका एंटीजन। क्लियर? इसके बाद फिर हम लोग इसका देख लेंगे एंटीबॉडी। और इधर से देख लेंगे डोनर। ठीक, तो सबसे पहले यहां पे पहले नंबर पे क्या जाएगा? टाइप। क्लियर? और यही तुम्हारा रिसिपिएंट भी है, मतलब रिसीव करने वाला जो रहेगा इसी को मान करके, तो इसी के बेसिस पे हम लोग उधर डोनर बनाएंगे। क्लियर? तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? रिसिपिएंट। क्लियर? ये हो गया रिसिपिएंट। उसके बाद फिर यहां पे जो आएगा ये हो जाएगा तुम्हारा एंटीजन। एंटीजन क्या होता है अगर बोलोगे तो ये तुम्हारा बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन होता है, जो कि आरबीसी के सरफेस के ऊपर में बनने वाला होगा। आरबीसी सेल तो पता ही है, उसके सरफेस में ये स्ट्रक्चर तुमको देखने के लिए मिलता है। बेसिकली इन्हीं सरफेस स्ट्रक्चर के वजह से, इन्हीं ग्लाइकोप्रोटीन्स के वजह से, डिफरेंट ग्लाइकोप्रोटीन की वजह से तुम्हारे टाइप जो रहेगा एंटीजन का वो भी तुम्हारा डिफरेंट टाइप का होने वाला होगा। ध्यान देना, एंटीजन में ये क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन्स है। कहां पे प्रेजेंट होते हैं बोलने से? सरफेस में, सरफेस ऑफ आरबीसी। सरफेस ऑफ आरबीसी पे प्रेजेंट होने वाले होंगे। ध्यान देना, ये जो एजेंट, ये जो एंटीजन है, ये तुम्हारे सेल्फ प्रोड्यूस्ड एंटीजन है, तो ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। ये एंटीजन जो बाहर से आते हैं वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं।
क्लियर। तो ये एंटीजन जो है हमारा सेल्फ प्रोड्यूस्ड है, ये हमारा बॉडी खुद प्रोड्यूस करता है। क्लियर। मैं पहले सिंपल लैंग्वेज में जो तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है उसी टाइप से मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे। अगर इसमें समझ में ना आए तो तुरंत बता देना, बेहतरीन एक स्टोरी से इसको मैं तुमको क्लियर कर दूंगा, तो कोई भी डाउट नहीं बचेगा। हालांकि जो तुम्हारे बुक के लैंग्वेज में बोलेंगे तो कुछ ऐसा डाउट नहीं बचना चाहिए। फिर भी देखो, टाइप्स बोलेंगे तो बेसिकली ब्लड के हमारे पास टोटल कितने टाइप्स होते हैं। पहले हम लोग ये एबीओ टाइप देख रहे हैं ना, आरएच टाइप आज कवर नहीं, आरएच टाइप हम लोग कल कवर करेंगे। ये एबीओ टाइप है ये पूरा। क्लियर। एबीओ टाइप का ब्लड ग्रुपिंग। एबीओ टाइप में बेसिकली तुम्हारे कौन कौन से टाइप्स के ब्लड हो जाते हैं, ए बी और ओ, 4 टाइप्स। क्या क्या आ जाएगा, ए बी और ओ, ए बी और ओ। अब ध्यान दो, एंटीजेंस की अगर बात करोगे तो ये जो हम लोगों ने टाइप लिखा हुआ है आरबीसी, यही एंटीजेंस तुम्हारे आरबीसी के सरफेस में देखने के लिए मिलेगा। क्लियर। तो इसमें कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होगा, ए के लिए एंटीजन ए एंटीजन, इसके लिए बी एंटीजन हो जाएगा, इसके लिए ए एंटीजन और बी एंटीजन दोनों हो जाएगा। मतलब ए बी टाइप ऐसा कुछ, ए बी टाइप नहीं मिलता, ए और बी दोनों को मिलाकर हम लोग बोल रहे हैं ए बी, ए एंड बी एंटीजेंस। क्लियर। और इसमें क्या हो जाएगा, नो एंटीजेंस, कोई एंटीजन है ही नहीं। अब यहां पे ध्यान देना, दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है। अब ध्यान दो, मान लो कि इसमें ए टाइप का एंटीजन लगा हुआ है, मतलब बाहर के उसके सरफेस में इस टाइप का शेप बना लेना, ये ए टाइप का। ठीक, इस टाइप का शेप बना लो, ये तुम्हारा कौन सा टाइप का हो गया, ए टाइप का एंटीजन। बी के लिए ऐसे राउंड बना लो, ये तुम्हारे वो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं जो आरबीसी के सरफेस में मिलने वाले रहेंगे। इन्हीं को ऑब्जर्व करके, इन्हीं को आइडेंटिफाई करके ब्लड के टाइप्स को बताया जाता है। क्लियर। जिसमें ए टाइप का एंटीजन मिलेगा वो ए टाइप का, जिसमें बी टाइप का एंटीजन मिलेगा वो बी टाइप का, जिसमें ए और बी दोनों प्रेजेंट होंगे। दोनों प्रेजेंट होंगे तो कैसे, अल्टरनेट फॉर्म में इसको ऐसे बना लेना, ये। और इसमें तुम्हारा कोई सा भी एंटीजन नहीं होगा। तो इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर बना लो ताकि तुमको समझ में आए भाई कि उसके सरफेस में तुमको डिफरेंट टाइप के प्रोटीन देखने के लिए मिल रहे हैं। क्लियर। तो ये हो जाएंगे तुम्हारे इसके टोटल 4 टाइप्स के एंटीजेंस। अब यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं, एंटीबॉडी। और यहां पे आ जाएगा डोनर, कौन डोनेट कर पाएगा। ठीक है, ए टाइप को कौन डोनेट कर पाएगा, बी टाइप को कौन डोनेट कर पाएगा, ए बी टाइप को कौन डोनेट कर पाएगा और ओ टाइप को कौन डोनेट कर पाएगा। क्लियर है। अब ध्यान देना, सबसे पहले मैं जैसे एंटीबॉडी, मैंने तुमको क्या बोला है, एंटीबॉडी वो डिफेंस मैकेनिज्म होता है जो बाहर के एंटीजेंस को अंदर आने नहीं देता, बाहर के एंटीजेंस को अंदर आने नहीं देता। क्लियर। दूसरे आदमी का ब्लड जो है वो हमारे लिए बाहर का एक्सटर्नल एंटीजन होगा। क्लियर। हमारे बॉडी में जैसे एक को उठाओ, ए टाइप में हमारे बॉडी में कौन सा एंटीजन है, ए टाइप का एंटीजन है, तो इसका मतलब ए एंटीजन जो है ये हमारे बॉडी में ही प्रोड्यूस हुआ है। तो इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी हमारे बॉडी में नहीं बनने वाला भाई। अगर इसके अगेंस्ट में हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बन जाएगा तो इसी को खत्म कर देगा। क्लियर। तो ये खत्म ना हो ऐसा एंटीबॉडी हमारे बॉडी में बनने वाला होगा। तो जाहिर सी बात है, ए को अगर छोड़ दे तो बचा कौन सा, बी टाइप का बचा। क्लियर। तो ये बी टाइप का क्या हो जाएगा, एंटीबॉडी। इसको हम लोग लिखते हैं एंटी बी। क्लियर। ये क्या हो जाएगा, एंटी बी। इसके लिए क्या आ जाएगा, ये एंटी ए। क्लियर। इसके लिए क्या आ जाएगा, क्योंकि यहां पे देखो ए टाइप का लगा हुआ था तो एंटीबॉडी कौन सा बन गया, बी। यहाँ पे बी टाइप का लगा हुआ है तो एंटीबॉडी कौन सा बन गया, जो नहीं है वो बना हुआ है, जो नहीं है वो बना। पहले एलिमेंट्स याद करो ना भाई, मैं समझाता हूं फिर। जो नहीं है वो बना हुआ है। नेक्स्ट, इसमें तुम्हारे दोनों ही टाइप के प्रेजेंट है, तो इसमें कोई एंटीबॉडी बनेगा क्या, तो नो एंटीबॉडी। आ गया समझ में।
और इसमें तुम्हारे दोनों ही टाइप्स के एंटीबॉडी बनेंगे। क्या? एंटी ए और साथ ही साथ में एंटी बी। क्लियर? एंटी ए भी बनेगा और साथ ही साथ में एंटी बी भी बनने वाला होगा। अब जिस टाइप का एंटीबॉडी रहता है वो उसको मतलब ये ए के वजह से बना हुआ है, ये किसके वजह से बना हुआ है? ए के वजह से बना हुआ है। तो जाहिर सी बात है बी के लिए ये क्या एंटी बी लिखे हैं, मतलब क्या? ये बी टाइप का जो भी तुम्हारा एंटीजन होगा उसको ये एंटर करने नहीं देगा। बी टाइप के एंटीजन को ये एंटर करने नहीं देगा, ये उसके लिए डिफेंस मैकेनिज्म बनाने वाला होगा। आ रहा समझ में? तो यहाँ पे एंटी बी लिखे हुए हैं तो ये बी को अंदर आने नहीं देने वाला। तो अंदर क्या आ सकते हैं अब? या तो ए आएगा या फिर इसको छोड़ दें तो ओ आ सकता है, ओ, क्योंकि इसके पास भी तुम्हारा किसी भी टाइप का एंटीजन नहीं होता है, कोई सा टाइप का एंटीजन नहीं है ना भाई, तो ये उसको एंटर करवा लेगा। आगे समझो, एंटी ए अगर है तो ये आ जाएगा तुम्हारा यहां से बी टाइप का डोनर या फिर ओ टाइप का डोनर। क्लियर? नो एंटीबॉडी, इसमें कोई सा भी एंटीबॉडी नहीं है, तो जाहिर सी बात है ये ना ही ए टाइप के एंटर करने, ए टाइप को एंटर कर, सॉरी, इसमें कोई सा भी तुम्हारा एंटीबॉडी नहीं है। तो एंटीबॉडी अगर इसमें नहीं बना हुआ है तो ए को भी एंटर करने देगा, ए बी को भी एंटर करने देगा, बी को भी एंटर करने देगा, ओ को भी एंटर करने देगा। तो क्या आ जाएगा यहां से? ए टाइप भी आ जाएगा, बी टाइप भी आ जाएगा और ओ टाइप भी आ जाएगा। तीनों को ये एंटर करने देने वाला होता है। आ गया ये समझ में? मतलब ए बी भी लिख सकते हो ये। क्लियर? उसके बाद फिर ये जो आया हुआ है ओ टाइप, ओ टाइप में तुम्हारा एंटी ए भी प्रेजेंट है, सॉरी एंटीबॉडी ए भी है इसके लिए एंटी बी भी है, मतलब एंटीबॉडी बी भी है। तो ये ना तो ए को आने देगा ना ही बी को आने देगा, और ए भी जो है उसी से डिराइव होकर के बना हुआ है। तब के केस में सिर्फ और सिर्फ यहां पे क्या आएंगे? ओ। क्या आएंगे? ओ। टेबल ये बना, ये टेबल हो गया। अब समझो, मेरे को लग रहा है भाई इतने से तुमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब समझो, इसको थोड़ा सा हम लोग इजी बनाते हैं। वेट, देखो, अब ऐसे समझो जैसे मेरा घर है। क्लियर? मैं और मेरे घर के कुछ मेंबर्स होंगे। मेरे को मान लो मैं प्योर वेजिटेरियन हूं, मैं मांस मछली मटन चिकन कुछ नहीं खाता। क्लियर? हम लोग दो एग्जांपल ले रहे हैं। क्या क्या? एक तो ले रहे हैं मटन, याद रखना, इसी से रिलेट करोगे तो याद होगा, याद रखो। एक तो ले लिया हम लोगों ने मटन, ध्यान देना। एक हम लोगों ने ले लिया चिकन। ये दोनों क्या हो गए? नॉनवेज हो गए। मैं हूं यहां पे एंटीबॉडी, ये आई मैं क्या हूं? एंटीबॉडी। क्लियर? और मान लो मेरे घर का कोई सा भी एक मेंबर, जिसको कि कोई सा भी नाम ले लो भाई, जैसे मान लो मैंने एस लिखा, ठीक है, ये मेरे घर का मेंबर है एस। क्लियर? अब इन चीजों को रिलेट करना, ध्यान देना। जैसे अब मैं हूं यहां पे एंटीबॉडी, मतलब ये क्या है? ये तुम्हारा एक्सटर्नल एजेंट्स है, बाहर से आने वाले अंदर को। तो मान लो जो मेहमान होंगे, कुछ लोग लेकर के आते हैं ना, जैसे चिकन मटन घर के लिए खाने पीने के लिए, दोस्त यार में, जैसे मान लो तो कोई सा भी एक जानने वाला जिसको कि मैं जानता हूं, वो मटन और चिकन लेकर के मेरे घर आ सकता है, लेकिन कौन से केस में? वो भी तुम्हारे डिफरेंट केसेस में। उससे पहले समझो, ये तो मैं हो गया एंटीबॉडी, मैं इन चीजों को अपने घर में एंट्री देने से रोकने वाला हूं। मटन चिकन ये सब, क्योंकि मैं तो वेजिटेरियन हूं ना भाई, समझ में आ गया? तो नॉनवेज अगर मेरे घर में एंटर करेगा तो जाहिर सी बात है वो मेरे लिए सूटेबल होगा ही नहीं। अब जो मेरे घर का ये मेंबर है एस नाम का, ये जो मेरे घर का मेंबर है, ये खुद इसने चिकन खाना चालू कर दिया। एज्यूम कर लो इसने खुद चिकन, मटन नहीं, सिर्फ चिकन। अभी एक को उठाओ, इसने क्या खाना चालू कर दिया है? चिकन। इसने चिकन खाना चालू कर दिया, ये तो मेरे घर का मेंबर है। अब समझो, मैं यहां पे खड़ा हुआ हूं, मैं चिकन मटन दोनों को मना करता, लेकिन अब मेरे घर में ही चिकन बन रहा है, तो मैं चिकन वाले को एंट्री दूंगा कि नहीं दूंगा? जाहिर सी बात है, कोई अगर दूसरा आदमी चिकन लेकर के मेरे घर आ रहा होगा तो अब मैं उसको एंट्री दे दूंगा, क्योंकि मेरे घर में चिकन अब बन रहा है। क्लियर? लेकिन मटन मेरे घर में अभी तक नहीं बना हुआ है, तो मटन को मैं एंट्री बिल्कुल नहीं देने वाला। आ गया ये समझ में? ठीक है, तो इसमें से एक को मान लो ए टाइप का, एक को मान लो बी टाइप का। क्लियर? एक को मान लो ए टाइप का ब्लड ग्रुप, एक को मान लो बी टाइप का। ये दूसरों का है, बाहर का, एक्सटर्नल एजेंट का। और एंटीजन जो है, ये वो एंटीजन है। अगर इसने चिकन खाना चालू कर दिया तो मेरे घर में ही चिकन बन रहा है। जैसे यहां पे
यहाँ पे हम लोगों ने एंटीजन जो लिया हुआ है हमारे बॉडी में ही एंटीजन प्रेजेंट हो रहा है, तो भाई हमारे बॉडी में ही अगर ए एंटीजन बनेगा तो वो हमारे लिए बेनिफिट हो चाहे ना हो। अब ए एंटीजन मेरे घर में ही बन रहा है तो कोई सा भी एंटीबॉडी जो रहेगा वो इस टाइप के एंटीजन को अब एंट्री देगा क्योंकि वो उसके घर में बन रहा है। आ गया ये समझ में? लेकिन जो उसके घर में नहीं बन रहा होगा वो उसको एंट्री ही नहीं देगा। जैसे अगर मेरे घर में चिकन बनेगा तो मैं चिकन लेकर के आने वाले को एंट्री दूंगा, वो चिकन लेकर के आ सकता है, लेकिन मटन वाला मेरे घर में एंट्री नहीं मारेगा। तो देख लो, चिकन वाला एंट्री मारा है, ए एंट्री मारा है, लेकिन बी को इसने रोक दिया क्योंकि मटन यहाँ पे उल्टा लिखे हैं। यहां क्लियर? बी को रोक दिया, चिकन को आने दिया। क्लियर? चिकन को आने दिया। अब समझो ध्यान से, ये जो ओ टाइप लिखे हुए है ना, ओ टाइप, ये बेसिकली होता है सैलेड। ये क्या हो जाएगा? सैलेड। अब सैलेड जो है ये तुम नॉनवेज रहोगे तो भी तुम खा सकते हो, वेजिटेरियन हो तो भी खा सकते हो। तो सैलेड को एंट्री करवाने के लिए कोई रोक टोक नहीं है, वो कोई भी सैलेड को एंट्री करवा सकता है। तो देख लो, सैलेड इसमें भी है, सैलेड इसमें भी है, सैलेड इसमें भी है और सैलेड इसमें भी है। मतलब ओ टाइप का तुम्हारा चारों में आ गया। आ रहा समझ में? अगर मेरे घर को कोई चिकन लेकर के आएगा तो चिकन के साथ साथ वो सैलेड भी ला सकता है, सैलेड के लिए फ्री है, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं। सैलेड हर जगह एप्लीकेबल होगा, मतलब एक्सेप्टेबल होगा। क्लियर? तो अब मेरे पास अगर मेरे घर वाला आदमी, मेरे घर का जो दूसरा मेंबर है, अगर मटन खा रहा होगा, सिर्फ मटन खा रहा होगा, तो मैं मटन को एंट्री दूंगा, चिकन को एंट्री नहीं दूंगा। तो देख लो, अगर ये बी टाइप का एंटीजन बनाया हुआ है तो ये बी टाइप के एंटीजन को ही एंटीबॉडी जो है वो एंट्री देगा, और ये एंटीबॉडी ए लिखा है मतलब ये ए टाइप को खत्म करने वाला होगा, उसको एंट्री नहीं देने वाला। यहाँ पे एंटीबॉडी बी लिखा हुआ है तो ये बी टाइप को रोकने वाला होगा, उसको एंट्री नहीं देने वाला। और ओ टाइप जो है ये तुम्हारा सैलेड है भाई, वो सैलेड तुम्हारा वेज नॉन वेज कुछ भी हो सब में चलता है, तो इसलिए सब के साथ में एंट्री मारा हुआ है कौन? ओ ब्लड ग्रुप। तो इसका मतलब ये है कि अगर ए एंटीजन वाला या ए टाइप ब्लड ग्रुप जिसका रहेगा उसको डोनर कौन सा चाहिए? या तो ए डोनर चाहिए या फिर ओ डोनर चाहिए। क्लियर? अगर तुम्हारा बी टाइप का ब्लड ग्रुप है तो उसको डोनर कौन सा चाहिए? या तो बी चाहिए या फिर ओ डोनर चाहिए। अगर तुम्हारा ए बी दोनों ही टाइप का, अब मान करके चलो कि मेरा ये जो घर का मेंबर है ये चिकन भी खा रहा है, मटन भी खा रहा है, तो सब तो ये खा ही रहा है। अब भाई बाहर से अगर कोई लेकर के आएगा तो मैं मना कैसे कर पाऊंगा उसको? तो कोई सा भी लेकर के आएगा तो मैं एंट्री दे दूंगा उसको। तो इस केस में बी भी आ सकता है, ए भी आ सकता है, और ये तो भाई फ्री फुकट का ही आता है। आ रहा समझ में? सैलेड जो है वो तुम्हारा फ्री फुकट का आता है, तो इसको तुम आसानी से ला सकते हो, इसका कोई लेना देना नहीं है, तुम कुछ भी खाओ ये साथ में आएगा ही है, मतलब ला सकते हो इसको। क्लियर? तो इस हिसाब से अगर मेरे घर में चिकन भी बनेगा, मटन भी बनेगा, तो मैं चिकन को भी एंट्री दूंगा, मटन को भी एंट्री दूंगा, और साथ ही साथ में सैलेड को तो दे ही सकते हैं वो। तो इस हिसाब से देख लो, ए टाइप को भी एंट्री मिल गया, बी टाइप को भी एंट्री, क्योंकि ये दोनों ही एंटीजन बॉडी में बन रहा है, तो बन रहा है तो भाई बाहर से आएगा तो भी वो हमारे लिए हार्म कॉज करेगा ही नहीं। अब देखो, ये जैसे ये मेंबर अगर मेरे घर का चिकन खा रहा है तो चिकन का स्मेल मेरे नाक में डेली जा रहा होगा, तो मेरे लिए वो कौन सा हार्मफुल बनने वाला होगा? क्लियर? मान लो ये मटन डेली खा रहा है तो मटन का स्मेल मेरे नाक में डेली जा ही रहा होगा, तब इस केस में कोई बाहर का आदमी मटन लेकर के आएगा भी तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा मेरे ऊपर? आ गया समझ में? मेरे ऊपर इंपैक्ट तब पड़ेगा जब मेरे घर का कोई सा भी मेंबर कुछ भी ना खा रहा हो, और वो केस बनता है तुम्हारा ये। घर का अगर कोई सा भी मेंबर कुछ भी नहीं खा रहा है, उसके पास किसी भी टाइप का एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, ना तो चिकन खाने का एंटीजन है, ना ही मटन खाने का, ना ही ए टाइप का, ना ही बी टाइप का, तब के केस में ना वो एंट्री देगा ए टाइप को, ना वो एंट्री देगा बी टाइप को। अभी के टाइम पे पूरे फैमिली वाले जो है वो क्या हो चुके हैं? प्योर वेजिटेरियन हो चुके हैं, और प्योर वेजिटेरियन के लिए भाई सैलेड ही काम आएगा, और सैलेड में कौन सा ब्लड ग्रुप है? ओ। सैलेड में कौन सा ब्लड ग्रुप आ जाएगा? ओ टाइप का। तो इसीलिए ओ टाइप का जिसका ब्लड ग्रुप रहता है उसको सिर्फ और सिर्फ ओ डोनर ही ब्लड दे पाएगा। ए बी टाइप का जो ब्लड ग्रुप रहता है इसको ए बी ओ तीनों ही टाइप के ब्लड ग्रुप वाले ब्लड डोनेट कर सकते हैं। जो तुम्हारा बी टाइप का आया हुआ उसको सिर्फ बी या फिर ओ, बी या फिर ओ ये डोनेट कर पाएगा, और ए टाइप का जो ब्लड ग्रुप होगा उसको ए डोनर या फिर ओ डोनर डोनेट कर पाएगा ब्लड। आ गया होगा ये समझ में? बस यही स्टोरी से दिमाग में बिठा करके रखना। एंटीबॉडी मतलब एक्सटर्नल एजेंट्स को एंट्री देने से रोकने वाला। क्लियर है? एंटीजन मतलब ये एक्चुअली में पैथोजेंस होते हैं, लेकिन अगर हमारे बॉडी में ही प्रोड्यूस हो रहा है तो ये तुम्हारे क्या हो जाएंगे? सेल्फ प्रोड्यूस्ड एंटीजन है, और ये हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होते हैं। क्लियर? तो मेरे बॉडी में अगर ए टाइप का पहले से ही प्रेजेंट है तो बाहर से और ए ले भी आएंगे एंटीजन तो भी मेरे बॉडी को क्या इंपैक्ट पड़ेगा? क्योंकि मेरे बॉडी में तो वो बन ही रहा है, मेरा बॉडी उसका आदी हो चुका है अब। क्लियर? लेकिन ए ही मेरे बॉडी में बना हुआ है, अगर बी टाइप का किसी दूसरे ब्लड ग्रुप को चढ़ा दिया गया तब के केस में फिर वो मेरे लिए
हार्मफुल हो जाए। आ गया ये समझ में? क्लियर हुआ? स्टोरी बैठा होगा भेजे में, बस उसी से याद रखना। मैं एंटीबॉडी, एंटीबॉडी मतलब कि एक्सटर्नल एजेंट्स को एंट्री देने से रोकने वाला। एक्सटर्नल एजेंट्स कौन? जो डोनर का ब्लड ग्रुप होगा, ये तुम्हारा एक्सटर्नल एजेंट्स है। क्लियर? ये तुम्हारा एक्सटर्नल एजेंट्स है। और हमारे बॉडी में ब्लड ग्रुप डिसाइड कैसे होगा? एंटीजन से। एंटीजन क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन होता है। ग्लाइकोप्रोटीन क्या कहां पे प्रेजेंट होगा? आरबीसी के सरफेस पे। क्लियर? तो जब भी ब्लड ग्रुप को टेस्ट किया जाता है तो आरबीसी के सरफेस को ऑब्जर्व किया जाता है और उसमें से ए एंटीजन, बी एंटीजन, ए बी एंटीजन या फिर नो एंटीजन, इन चारों कंडीशंस को देखा जाता है और बताया जाता है कि ब्लड ग्रुप तुम्हारा कौन सा टाइप का है। क्लियर? क्लियर? भाई इतना इजी से और क्या आप समझाएंगे? इससे और इजी कहानी भी मेरे दिमाग में नहीं है, ये तो अचानक से पता नहीं कहां कहां से भेजे में आ गया अभी, तो ये तुमको सुना दिया मैंने। क्लियर है? ठीक है, तो ये हो जाएंगे तुम्हारे इसके एक्चुअल कॉन्सेप्ट कि ब्लड ग्रुप क्या होता है, जिसमें से एंटीजन क्या है, एंटीबॉडी क्या है, डोनर क्या होगा और रेसिपिएंट तो पता ही है। डोनर और रेसिपिएंट तो पता ही होगा, ये ब्लड लेने वाला आदमी होगा और ये ब्लड देने वाला आदमी होगा, सीधी सी बात। क्लियर है? ठीक है, तो बस भाई ऐसे ही याद रखना, इससे सिंप्लीफाई और इसको नहीं कर पाएंगे। टेबल तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, टेबल को तो बनाना ही है एनी हाउ। क्लियर? तुम्हारे बुक में भी यही टेबल दिया हुआ, सेम यही टेबल दिया हुआ। ये डायग्राम नहीं दिया है ना, ये डायग्राम मैंने अपने से बनाया है। ठीक है, तो ये डायग्राम ड्रॉ कर लेना बाजू में, और ये टेबल जो है ये पूरा का पूरा तुमको अच्छे से याद क्या करोगे, अब तो समझ ही आ गया होगा, अब तो बिना देखे बता दोगे। क्लियर? ठीक है, अब जैसे ओ पॉजिटिव आता है, ओ नेगेटिव आता है, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ये तुम्हारा आरएच जो टाइप दिया हुआ है, इससे हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव देखेंगे। क्लियर? इससे हम लोग देखेंगे ब्लड टाइप्स का पॉजिटिव है या फिर तुम्हारा नेगेटिव टाइप का। क्लियर? तो ब्लड ग्रुपिंग समझ में आया होगा, इतने में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई, इजी तो लग रहा है अब मेरे को। ठीक है, समझ जाओगे, या अगर किसी को डाउट है तो अभी भी पूछ लो, अगर कहीं पे भी तुम्हारा ये मटन चिकन से भी समझ में ना आया हो तो बता दो, इससे भी और इजी एग्जांपल है मेरे पास। बाकी यहां तक के एग्जांपल के बाद और बचता ही नहीं है कुछ, क्योंकि इसी से तुम्हारा सारा डिटेलिंग कंप्लीट हो गया। याद रखे रहना, सैलेड को हम लोग ओ बोल रहे हैं, ओ ब्लड ग्रुप, वो सभी के लिए तुम्हारा क्या हो जाएगा? डोनर हो जाएगा। क्लियर? वो ब्लड ग्रुप किसी के पास भी लेकर के जाओगे तो वो एक्सेप्ट कर ही लेगा। सलाद जो सैलेड रहता है, चाहे वेज हो चाहे नॉन वेज हो, सब खाते हैं। क्लियर? क्लियर? बस ये था तुम्हारा एबीओ टाइप के ब्लड ग्रुप का डिटेलिंग। देख लो अगर किसी को डाउट हो तो, अदरवाइज फिर सेशन एंड किया जाएगा। चलो ठीक है, कम से कम आधे घंटे में हो गया, मेरे को लग रहा था ये और 40-45 मिनट क्लास और खिंचाएगा, हो गया जल्दी, बहुत बढ़िया। कल हम लोग देखेंगे आरएच टाइप। आरएच टाइप होने के बाद, आरएच टाइप में बेसिकली मेरे को तुमको एक चीज वहां पे बताना है। क्लियर? वहां पे एक टर्म देखना है हम लोगों को, एक तरीके से बीमारी ही है समझ लो। ठीक है, बीमारी नहीं है, वो एक डिसऑर्डर ही है समझ लो। बॉडी में प्रेग्नेंट फीमेल बॉडीज में ये होते हैं, तो उसके बारे में डिटेल देखेंगे और रिपीट उसको फिर करेंगे हम लोग क्लास 12th में, तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर? चलो, तो ये हो गया तुम्हारा डिटेलिंग फॉर ब्लड ग्रुपिंग। अब इसके बाद नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे हम लोग कल। क्लियर? जितने लोगों ने नहीं लिखा हुआ है एंड में आकर के इसको नोट डाउन कर लेना, और वो जो तो फ्लो चार्ट मैंने बनाया हुआ है उसका तो टाइमिंग लिख ही लिए रहोगे। सेशन में एंड करने जा रहा हूं, 5 मिनट वेट कर लो, थोड़ा मोड़ा फ्रेश हो जाओ, 1.5 घंटे तो वैसे भी हो चुका है, थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ, फिर आकर के सेम टाइम पे आकर के आज दोनों फ्लो डायग्राम और ये टेबल बनाओ, प्रिपेयर करो कॉपी में। क्लियर है? चलो भाई ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। अब नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे हम लोग